जैसा कि हम सब ने आपको बताया था, अभी तक हम स्किन के बारे में पढ़ रहे थे और स्किन में हमने आपको बर्थ मार्क्स के बारे में बताया, ठीक है। हमने बताया था कौन से बर्थ मार्क्स परमानेंट होते हैं, कौन से टेम्पररी होते हैं और कौन से बर्थ मार्क्स कितने समय में, वो आपको भी याद नहीं रखना है, उतना डिटेल में नहीं जाना है, नाम याद हो जाए काफ़ी है। दैट इज द फॉर बर्थ। नाउ वी स्टडी फॉर द एब्डोमेन। एब्डोमेन में हमें क्या देखना है? तो जो एब्डोमेन है वो एब्डोमेन की सबसे पहले हम जैसे कि चलो वेलकम बैक, सब लोग जल्दी वापस आ जाओ। ओके, जैसा कि हम सब ने आपको बताया था, अभी तक हम स्किन के बारे में पढ़ रहे थे और स्किन में हमने आपको बर्थ मार्क्स के बारे में बताया था, ठीक है। हमने बताया था कौन से बर्थ मार्क्स परमानेंट होते हैं, कौन से टेम्पररी होते हैं और कौन से बर्थ मार्क्स कितने समय में, वो आपको भी याद नहीं रखना है, उतना डिटेल में नहीं जाना है, नाम याद हो जाए काफ़ी है। दैट इज द फॉर बर्थ मार्क्स। नाउ वी स्टडी फॉर द एब्डोमेन। एब्डोमेन में हमें क्या देखना है, ठीक है बच्चे। तो जो एब्डोमेन है वो एब्डोमेन की सबसे पहले हमको उसका शेप देखना है कि शेप कैसा है। तो शेप में कौन सा एब्डोमेन नॉर्मल होता है? तो जो फ्लैट एब्डोमेन है और जो राउंडेड एब्डोमेन है दैट इज नॉर्मल। इन्हें आप नॉर्मल फाइंडिंग बोल सकते हो। फ्लैट और राउंडेड एब्डोमेन को आप क्या बोल सकते हो? नॉर्मल। पर जो स्कैफॉइड एब्डोमेन है, कौन सा बच्चे? स्कैफॉइड एब्डोमेन है और प्रोट्रूबेंट, ये दोनों जो हैं ये एबनॉर्मल फाइंडिंग में काउंट होते हैं। किसमें काउंट होते हैं? एबनॉर्मल में। तो एक बार आप देख लेना, फ्लैट है, राउंडेड है, स्कैफॉइड है, प्रोट्रूबेंट है, कैसा है? क्लियर? तो ये सब जो चीजें हैं ये आपको पता होनी चाहिए, कौन सा एब्डोमेन नॉर्मल होता है और कौन सा एबनॉर्मल होता है। स्कैफॉइड आप जानते हो, इसको सी शेप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सी शेप एब्डोमेन। इसका वो अंदर दसा हुआ, इसे कहते हैं स्कैफॉइड एब्डोमेन। क्लियर बच्चों? गुड। देन नेक्स्ट वन कंडीशन आपने कहा, और एब्डोमेन में क्या देखना है? एब्डोमेन में आपको अम्बिलिकल कॉर्ड का स्टंप भी देखना है और उसके बारे में आपको मैं आगे बता दूंगा अभी इसी क्लास में। तो अम्बिलिकल कॉर्ड भी देखते हैं और उसके बाद एक बात ध्यान रखना, अगर आपको बच्चे का रेस्पिरेशन काउंट करना हो, क्या देखना हो? रेस्पिरेशन। तो आप बच्चे का चेस्ट मत देखना, आप बच्चे का एब्डोमेन देखना। जो रेस्पिरेशन है वो बच्चे का चेस्ट में नहीं देखा जाता, वो एब्डोमेन में देखा जाता है। एब्डोमेन के मूवमेंट को काउंट करते हैं रेस्पिरेशन के अंदर, क्योंकि बच्चों में एब्डोमिनल रेस्पिरेशन होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें एब्डोमिनल होता है, हमारे अंदर डायफ्रामेटिक होता है। हम जो एडल्ट होते हैं हमारे अंदर डायफ्रामेटिक रेस्पिरेशन होता है और जो बच्चे हैं उनमें एब्डोमिनल रेस्पिरेशन होता है। ठीक है बच्चे? गुड। ओके, द नेक्स्ट कंडीशन इज जेनाइटल। अब आपको क्या देखना है? जेनाइटल्स देखने हैं और जेनाइटल्स में हम सबसे पहले फीमेल मेल दोनों का देखना है। तो सबसे पहले फीमेल के बारे में बात करते हैं, ठीक है बच्चे। तो जो फीमेल है उसमें जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है, जैसे लेबिया मेजोरा है, लेबिया माइनोरा है, क्लाइटोरिस है, वेजाइना की ओपनिंग है, वल्वा है। समझ आ रहा है बच्चे? तो इन सब चीजों के बारे में देखना है कोई भी सीक्रेशन एबनॉर्मल तो नहीं आ रहा है। असेसमेंट के अंदर बता रहा हूँ, आप जच्चे से जानते हो ये जो लेबिया मेजोरा होता है वो होमोलोगस होता है मेल के स्क्रोटम, और जो क्लाइटोरिस होता है वो पीनिस के होमोलोगस होता है। होमोलोगस मतलब जिनकी उत्पत्ति समान होती है। मतलब देखो, होमोजीनस और जो सॉरी एनालोगस और होमोलोगस। होमोलोगस वो होते हैं जिनकी उत्पत्ति समान होती है, एनालोगस वो होते हैं जिनके फंक्शन समान होते हैं। तो इनके फंक्शन तो समान नहीं होते हैं बट इनकी उत्पत्ति सेम होती है, तो इसलिए ये होमोलोगस ऑर्गन कहलाते हैं। लेबिया मेजोरा स्क्रोटम का कहलाता है और क्लाइटोरिस कहलाता है पीनिस का। इसके बाद आपको वेजाइना के कुछ सीक्रेशंस देखने हैं, सीक्रेशंस हैं या नहीं है। सीक्रेशंस में अगर ये वेजाइना में अगर सपोज करो वेजाइना के सीक्रेशन से, वेजाइना के सीक्रेशन में
स्टूल या यूरिन बाहर आ रहा है, इसका मतलब है एबनॉर्मल है, वेजाइना इसके लिए नहीं बनी है, इसका मतलब है फिस्टुला प्रेजेंट। तो आप एक बार देख लेना वेजाइना से क्या कुछ चीजें बाहर तो आ नहीं आ रही। कई बार ऐसा होता है कुछ बच्चियों में सीडो मेंसुरेशन पाया जाता है, सीडो मेंसुरेशन पाया जाता है। ये कोई सीडो यानी कभी कभी बच्चे की वेजाइना से कुछ ब्लड बाहर आता है जन्म के बाद, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, दैट इज ड्यू टू मैटरनल हार्मोन। ये मैटरनल हार्मोन्स की वजह से हो रहा है, इसमें अलग से कोई भी आपको वरीड करने की बात नहीं है, इट विल बी सॉल्व, ये अपने आप ठीक हो जाना है। ठीक है बच्चे, तो वेजाइना के आप सीक्रेशंस को देख लेना, कोई भी आप ओके, सो दैट इज द गुड। सो कॉन्ग्रेचुलेशन दे दो मनोज यादव को। ओके, तो इन दैट कंडीशन आपने कहा फिस्टुला की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है और समटाइम मेंस्ट्रुएशन भी पाया जा सकता है। तो आपने कहा ठीक है सर, और बताओ। तो हाइमन के बारे में आप अच्छे से जानते हो, फिर मैं बता देता हूँ। इट इज द मेम्ब्रेन दैट कवर द ओपनिंग ऑफ वेजाइना। जो हाइमन होती है वो प्रेजेंट होती है, और हाइमन का परफोरेटेड होना बहुत जरूरी है। क्या होना जरूरी है? परफोरेटेड। जो हाइमन है उसमें होल होना चाहिए, अगर होल नहीं होगा तो जो सीक्रेशंस है वो बाहर नहीं आएंगे, तो अगर बाहर नहीं आएंगे तो कलेक्शन ऑफ सीक्रेशन इन वेजाइना होगा, तो दैट इज द रॉन्ग थिंग। हाइमन में चाहे छोटा ही सही बट होल होना बहुत जरूरी है, और जिस हाइमन में होल नहीं होता उस हाइमन को इनपरफोरेटेड हाइमन कहते हैं, दैट इज द एबनॉर्मल फाइंडिंग। तो हाइमन का परफोरेटेड होना कैसी फाइंडिंग माना जाता है? नॉर्मल। क्लियर बच्चे? तो ये सब चीजें हमको चेक करनी है बच्चे के अंदर जब भी हम जेनाइटल ट्रैक्ट को चेक करते हैं कि परफोरेशन हाइमन में है या नहीं है, स्वेलिंग है लेबिया में या नहीं है, क्लाइटोरिस कैसा है, और कोई भी सीक्रेशन वेजाइना से बाहर स्टूल वगैरह बाहर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ये सब असेसमेंट के अंदर आना है जब भी बच्चे का असेसमेंट करोगे जेनाइटल ट्रैक्ट। आपने कहा सर उसके बाद अगर आपको मेल बेबी का चेक करना है तो मेल का आपको चेक करना क्या क्या है। सबसे पहले मेल में जो आउटर है वो स्क्रोटम है, और स्क्रोटम क्या है? पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है? पाउच। ये पाउच होता है, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? टेस्टिस आर प्रेजेंट। जो टेस्टिकल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं स्क्रोटम के अंदर। और कितने होते हैं टेस्टिस? 2। अगर आपने बच्चे के स्क्रोटम को देखा और उसमें आपको टेस्टिस नहीं मिलते हैं तो इस कंडीशन को आप अनडिसेंडेंट टेस्टिस या क्रिप्टो ऑर्किडिज्म भी कहते हैं। क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। क्लियर बच्चे? जब टेस्टिस क्या होंगे? जब टेस्टिस एब्सेंट होते हैं स्क्रोटम के अंदर तो इनको अनडिसेंडेंट टेस्टिस कहा जाता है। तो दैट इज द अनडिसेंडेंट टेस्टिस कहा जाता है, और या इसे साइंस में कहते हैं क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। सर कॉमन न्यूनेटल चाइल्ड प्रॉब्लम में क्या? थोड़ा हिंट दे दो। पटना एक पूरी हिंट क्या? पूरा क्लास लिया है मैंने बच्चे इसका 3 घंटे का। ठीक है बेटा? सो इन दैट कंडीशन आपने कहा कि जो क्रिप्टो ऑर्किडिज्म है ये पता तभी लगेगा जब आप किसका असेसमेंट करोगे? स्क्रोटम का। आप जब देखोगे तो उसमें आपको टेस्टिस नहीं मिलेगा, इसका मतलब है इसे क्या हुआ है? दैट इज द क्रिप्टो ऑर्किडिज्म या अनडिसेंडेंट टेस्टिस। उसके बाद फिर आप क्या देखते हैं? दैट इज द टेस्टिस के बारे में देखते हैं। टेस्टिस क्या है? जो टेस्टिस है ये 2 होते हैं। राइट वाला जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है कंपेयर टू लेफ्ट। राइट वाला बड़ा होता है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है। जो हैंग होता है वो अपवर्ड होता है। हैंग अपवर्ड, थोड़ा ऊपर की तरफ होता है राइट वाला। इसका साइज बड़ा होता है और इसके थोड़ा जो लोकेशन है वो लेफ्ट वाले थोड़ी सी ऊपर होती है। अगर कोई ये पूछे कि सर दोनों टेस्टिस नीचे नहीं आते हैं, तो दोनों नहीं आते, ऐसा हो सकता है। एक नीचे नहीं आता है तो मोस्टली वो कौन सा है जो नीचे नहीं आता है? तो राइट टेस्टिस का ये मोर कॉमन है। किसके लिए? अनडिसेंडेंट टेस्टिस के लिए। अगर कोई पूछे कि एक का अनडिसेंडेंट होना है तो किसके ज्यादा चांस होते हैं, तो मैंने कहा कि वो जो अनडिसेंडेंट टेस्टिस है वो होता है क्या बच्चे? राइट वाले के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। दैट इज द कंडीशन वी डिस्कस फॉर द व्हिच वन आंसर इज टेस्टिस। हमने पहले क्या पढ़ा? स्क्रोटम। फिर हमने क्या पढ़ा? टेस्टिस। टेस्टिस जो हैं वो 2 होते हैं, लेफ्ट और राइट। राइट वाला थोड़ा बड़ा साइज में होता है
होता है और ऊपर की तरफ होता है, और राइट वाले के नीचे आने के चांस कम होते हैं, यानी अनडिसेंडेंट होने के चांस ज्यादा होते हैं। किसके? राइट वाले के। इसके बाद टेस्टिस के बाद वी नो द पीनिस। हम क्या देखते हैं? पीनिस के बारे में। जो पीनिस होता है वो पीनिस में आप जो ग्लांस पीनिस होता है, जो ग्लांस पीनिस होता है इस पर यूरेथ्रल ओपनिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बच्चे? यूरेथ्रल ओपनिंग। और जो यूरेथ्रल ओपनिंग है वो किस में होनी चाहिए? ग्लांस पीनिस में होनी चाहिए। और जो ग्लांस पीनिस है आपने कहा कि उसकी टिप पर होनी चाहिए यूरेथ्रल ओपनिंग। अगर वो टिप पर ना होकर ऊपर या नीचे होती है, यानी डॉर्सल एस्पेक्ट पे होती है, तो उसे एपी स्पेडियासिस, और अगर वेंट्रल सरफेस पर होती है तो उसको हाइपोस्पेडियासिस कहते हैं। चलिए बच्चे, तो जो डॉर्सल एस्पेक्ट पे एबनॉर्मल यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है वो पीनिस को देखते तब पता चल जाता है, उसे एपिस्पेडियासिस कहते हैं। और जो वेंट्रल होता है उसे हाइपोस्पेडियासिस कहते हैं। सो इन दैट कंडीशन वी डिस्कस अबाउट द विच वन? पीनिस। आपने कहा ठीक है सर। और कई बार जो ग्लांस पीनिस की जो फॉर स्किन होती है उसमें फीमोसिस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फीमोसिस। फीमोसिस होता है अनेबल टू रिट्रैक्ट द स्किन ऑफ ग्लास पेनिस। जब आप ग्लांस पेनिस की स्किन को बिल्कुल पीछे रिट्रैक्ट नहीं कर पाते हो, खींच नहीं पाते हो, आगे से जुड़ा रहता है स्किन, इस प्रकार की कंडीशन को फीमोसिस कहा जाता है। आपने कहा फीमोसिस होगा तो क्या करना है? इसका बेस्ट इलाज है सर्कमसिजन। इसका बेस्ट इलाज है सर्कमसिजन। किसका? फीमोसिस का। तो फीमोसिस भी आपको चेक कर लेना है कि बच्चे फीमोसिस है या नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो आप नहीं ये बात करने का, तो इन दैट कंडीशन फीमोसिस तब कहते हैं जब बच्चे को फॉर स्किन पीछे बिल्कुल नहीं आती। तो पीनिस के बारे में जो भी चीजें थी हमने सारी पढ़ ली। ओपनिंग देख ली यूरेथ्रा की, एपिस्पेडियासिस, हाइपोस्पेडियासिस, फीमोसिस, और उसके लिए क्या करना है हमको? सर्कमसिजन। क्लियर बच्चों? तो ये हम जेनाइटल ऑर्गन पढ़ चुके हैं। जेनाइटल ऑर्गन के बाद हम पढ़ रहे हैं स्पाइन। नाउ वी आर असेसमेंट ऑफ स्पाइन ऑफ चाइल्ड। जैसे कि आपको दिख रहा है दैट इज द परफेक्ट नॉर्मल शेप। ये जो स्पाइन है इसकी परफेक्ट नॉर्मल शेप होती है, और इन दैट कंडीशन जो नॉर्मल होता है वो स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट एंड फ्लेक्स। कोई ये पूछे आपसे कि नॉर्मल स्पाइन कैसा होना चाहिए, आप एक लाइन में आंसर देना। तो नॉर्मल स्पाइन शुड बी स्ट्रेट एंड फ्लेक्स। जो नॉर्मल स्पाइन है वो स्ट्रेट और फ्लेक्स आना चाहिए। हाँ या ना बच्चे? सो इन दैट कंडीशन आपने कहा कि स्ट्रेट और फ्लेक्स है, स्ट्रेट और फ्लेक्स। कौन? स्पाइन। अब इसकी शेप में अगर चेंज आ रहा है तो कर्वेचर चेंज होगा, और जब कर्वेचर चेंज होगा तो फिर स्पाइन का एबनॉर्मल फाइंडिंग देखने को मिलेगा। अब इसका कर्वेचर में अगर चेंज आ रहा है, अगर इसका कर्वेचर चेंज हो गया, कर्वेचर चेंज हो गया है, तो कर्वेचर चेंज में सबसे पहले आपने कहा क्या? तो कर्वेचर चेंज में काइफोसिस भी हो सकता है, लॉर्डोसिस भी हो सकता है, और स्कोलियोसिस भी हो सकता है। वो एबनॉर्मेलिटी ऑफ स्पाइन। चलिए बच्चे, स्पाइन के कर्वेचर में जो एबनॉर्मेलिटी है वो कैसे भी हो सकता है। आपने कहा कंडीशन ऐसा है कि काइफोसिस हो जाए, लॉर्डोसिस हो जाए, या स्कोलियोसिस हो जाए। चलिए बच्चे, सो इन दैट कंडीशन ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इस डायग्राम में तीनों वो एबनॉर्मल फाइंडिंग बताई गई हैं जो कि आपको याद रखनी है। सबसे पहले ये जो लेटरल कर्वेचर दिख रहा है, ये जो लेटरल कर्वेचर आपको जो दिखा है, ये जो लेटरल कर्वेचर है दैट इज द स्कोलियोसिस। सबसे इंपोर्टेंट तो एग्जाम में ये पूछता है, ये पूछता है एबनॉर्मल लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन को किस नाम से जाना जाता है? आंसर इज स्कोलियोसिस। आप याद रखना इस कंडीशन में स्पाइन या तो सी शेप हो जाएगा और या एस शेप हो जाएगा। तो इसमें स्पाइन सी और एस शेप माना जाता है, और इस कंडीशन को स्कोलियोसिस कहा जाता है।
दिनेश साहू पूछ की मानेगा क्या तू? दिनेश सुन ले कि ये जो है फीमोसिस है उसमें फॉरस्किन बिल्कुल पीछे नहीं आती है, और जो पैराफीमोसिस है उसमें फॉरस्किन कंप्लीटली रिट्रैक्ट हो जाती है फ्रॉम द ग्लांस। एक फीमोसिस में बिल्कुल पीछे नहीं आ रही और पैराफीमोसिस में पूरा पीछे आ गई है, दैट इज द पैराफीमोसिस। अब खुश है? अब खाना खा लें, ठीक है बेटा? तो इन दैट कंडीशन सी शेप और एस शेप जो है स्पाइन, उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज द विच वन? स्कोलियोसिस। क्या कहते हैं उसको? स्कोलियोसिस। क्लियर बच्चे? देन काइफोसिस, एबनॉर्मल आउटवर्ड कर्वेचर। ये जो बाहर निकला हुआ कर्वेचर है ये कहलाता है काइफोसिस। एबनॉर्मल आउटवर्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइन, ये कहलाता है क्या बच्चे? काइफोसिस। निशा यादव, अभी तो बच्चा है बच्चे, फीमोसिस और पैराफीमोसिस सारी रात ही करेंगे बैठ के, फीमोसिस पैराफीमोसिस सारे दिन। ऐसे मत करो बच्चे। जिसको भी इसका आंसर आता है वो टाइप करते रहो, ठीक है बेटा? ये मैं बार बार फीमोसिस पैराफीमोसिस में रहूंगा तो फिर आगे बहुत सी चीजें बाहर रह जाएंगी, इसलिए जिसको आता है वो एग्जाम में इसको टाइप कर दो, मैसेज वो पढ़ लेगा, ठीक है बच्चे? अगर कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है और किसी ज्ञानी को आता है तो इसे है ना लिख देना चाहिए, कोई घबराने वाली बात नहीं है, सही मैं कर दूँ। दीप्ति कश्यप, MMR वैक्सीन कब देते हैं? नहीं देते MMR, अब MR देते हैं। चलो, ये है एबनॉर्मल जो इनवर्ड कर्वेचर है, ये जो इनवर्ड कर्वेचर दिख रहा है ये है लॉर्डोसिस। तो बच्चे दोबारा सुन लो, एबनॉर्मल लेटरल कर्वेचर स्कोलियोसिस, एबनॉर्मल आउटवर्ड कर्वेचर काइफोसिस, एबनॉर्मल inward curvature is known as which one is lordosis। क्या कहते हैं उसको? लॉर्डोसिस कहा जाता है, ठीक है बच्चे? तो ये सब चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। क्लियर? गुड। अब हम क्या देख रहे हैं? एक्सट्रीमिटीज। अब हम हाथ पैर देखते हैं बच्चों की, हाथ पैरों की उंगलियां देखते हैं, हाथ पैर देखते हैं क्या कंडीशन है, वो सब चीजें हैं जो आपको बताना है, ठीक है? तो सबसे पहले एक्सट्रीमिटीज में आप ये देखना कि जो पामर क्रीज है, इस बच्चे के पैर पर क्रीज पाई जा रही है, ये बच्चा टर्म है, इसका पैर एकदम स्मूथ दिखाई दे रहा है, ये बच्चा प्री टर्म है। ये बच्चे, अगर ये बच्चे के पैर पर सोल पर कोई भी लकीर नहीं दे रही, क्रीजेस इसमें एब्सेंट है, तो बच्चा प्री टर्म है, और जो प्रेजेंट है तो बच्चा टर्म है। आप बच्चे के एक्सट्रीमिटी को जब चेक करो तो सोल को जरूर चेक करना, ये देखने के लिए कि बच्चा टर्म है या प्री टर्म। क्लियर बच्चे? वेरी गुड। इसके बाद आपने कहा और बताओ सर। इसके बाद अब हम देखते हैं, अब हम बच्चे की फिंगर्स को काउंट करते हैं, फिंगर्स काउंटिंग, ठीक है? देख लेना कहीं ऋतिक रोशन तो पैदा नहीं हुआ है, ठीक है बच्चे? तो ऐसा हो सकता है कि जो उंगलियां हैं उनकी संख्या ज्यादा हो सकती है। इंक्रीज द नंबर ऑफ फिंगर्स, जो फिंगर्स हैं उसके नंबर बढ़ जाए, इस कंडीशन को पॉलीडैक्टाइली कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीडैक्टाइली। इंक्रीज द नंबर ऑफ, अब हाथ की उंगलियां भी हो सकती है, पैर की उंगलियां भी हो सकती हैं, इसलिए कंडीशन ये दीप्ति कश्यप MR 9 महीने पे देते हैं, ठीक है बच्चे? सो इन दैट कंडीशन आपने देखा कि जो नंबर है पॉलीडैक्टाइली बढ़ गई है, उंगलियां बढ़ जाए तो उसे पॉलीडैक्टाइली कहा जाता है। ऐसा भी होता है कि उंगलियां फ्यूज आती हैं, अगर उंगलियां फ्यूज आ जाए आपस में जुड़ी हुई, उसे सिंडैक्टाइली कहते हैं, ठीक है बच्चे? अगर उंगलियां जुड़ी आ रही हैं तो उसे सिंडैक्टाइली कहते हैं, उंगलियां अगर ज्यादा आ रही हैं उसे पॉलीडैक्टाइली कहा जाता है। ये आप एक बार जरूर चेक कर लेना जब बच्चा पैदा हो। उसके बाद उसके एक्सट्रीमिटीज का आप रेंज ऑफ मोशन चेक करना, हाथ पैरों को हिलाकर अच्छे चेक करना कि कहीं बच्चे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और एक बार इसका हिप डिस्प्लेसिया जरूर चेक कर लेना। क्या बच्चे?
हिप डिस्प्लेसिया तो नहीं है। ये सब चीजें आपको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये चीजें आपको असेस करनी है, तभी तो मैं बता रहा हूं एक्सट्रीमिटीज को असेस कैसे करना है। तो फिंगर काउंटिंग करनी है, एक्सट्रीमिटीज चेक करनी है, रेंज ऑफ मोशन देखना है, हिप डिस्प्लेसिया को चेक करना है, बच्चे में हिप डिस्प्लेसिया है या नहीं है। समझ आ रहा है बच्चे? तो इन दैट कंडीशन आपने कहा हिप डिस्प्लेसिया हो गया। और कुछ देखना है इस बच्चे में कई बार क्या होता है, बो लेग पाई जाती है। बो लेग आप अच्छे से जानती हो। बो लेग वैसे तो नॉर्मल होती है अप टू 18 मंथ, 18 महीने तक ये नॉर्मल होती है। उसके बाद भी बो लेग पाया जाए तो वी हैव डाउट फॉर रिकेट्स। अगर 18 महीने के बाद भी किसी बच्चे में बो लेग पाई जा रही है, पैर मुड़े हुए पाए जा रहे हैं, तो हम उसे कह सकते हैं कि वो इसे रिकेट्स हो सकता है। 18 महीने तक नॉर्मल होता है क्या बो लेग का पाया जाना। ठीक है बच्चे? So in that condition we discuss about extremities. After extremities, अब पहले हम पढ़ चुके हैं, दोबारा बता रहा हूं, हम पढ़ चुके हैं इमीडिएट केयर, हम पढ़ चुके हैं असेसमेंट पूरा हो चुका। नाउ वी आर स्टडी अबाउट रूटीन केयर। अब हम पढ़ने आए हैं कौन सी केयर बच्चे? रूटीन केयर पढ़ रहे हैं हम। और रूटीन केयर में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब चीजें इस रूटीन केयर को पूरा करने के बाद वी डिस्कस अबाउट एमसीक्यू। बो लेग पूजा है। बो लेग क्या होती है बेटा? बहुत बुरा हाल है तेरा। अगर तुझे बो लेग नहीं पता तो अगले सालों में तुझे कितना पढ़ना है इसका अंदाजा लगा सकता है। राम योगी, वेरी गुड बेटा। बो लेग क्या होता है? वेरी गुड। पैर मुड़ जाते हैं बेटा, धनुष के जैसे पैर हो जाते हैं, उसे बो लेग कहते हैं। क्लियर? तो आपने कहा अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अब हम पढ़ रहे हैं बच्चे क्या? रूटीन केयर एट बर्थ। जो रूटीन केयर दी जाती है वो कैसे दी जाती है और कौन कौन सी केयर रूटीन केयर में काउंट होती है, वो सब चीजें हम अभी पढ़ रहे हैं। तो इन दैट कंडीशन सबसे पहले रूटीन केयर में मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कई बच्चों ने मुझसे पूछा भी था, सर हीट लॉस के बारे में समझा दीजिए, कैसे कंट्रोल करना है उसके बारे में बता दीजिए। तो अब मैं उन सब के बारे में बता रहा हूं, वो चीजें आप याद रखना। तो सबसे पहले 4 मेथड है हीट लॉस के। हीट लेने के और हीट देने के दोनों के ही 4 मेथड होते हैं। हीट लेते भी उसी तरीके से हैं और हीट देते भी उसी तरीके से हैं। क्लियर बच्चे? तो इन दैट कंडीशन सबसे पहले ये देखो कि बच्चा डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है सरफेस की। ये है सरफेस। अगर बच्चा डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है सरफेस के तो हीट का लेना और देना कौन से मेथड से होगा? आंसर है कंडक्शन। कौन सा आंसर है? वो आंसर क्या है बच्चे? आंसर है कंडक्शन। तो सबसे ज्यादा सबसे सरफेस पे टच होने की वजह से जो हीट लॉस होती है वो कौन सी होती है, हीट मिलती है वो कौन सी होती है? कंडक्शन। कंडक्शन में एक चीज आपने नोट की, डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है किसके साथ? सरफेस के साथ। क्लियर बच्चे? तो पहला तो मेरा क्लियर हुआ कंडक्शन के बारे में। ठीक है, अब हम देख रहे हैं इवेपोरेशन। सेकंड कौन सा? इवेपोरेशन में यहां देखो आपको बच्चा वेट, नमी दिखाई दे रही है। अगर बच्चा गीला है और बच्चे गीले होने की वजह से जो हीट लॉस होती है वो कौन से मेथड से होती है? आंसर इज इवेपोरेशन। आई होप सो इवेपोरेशन क्लियर हुआ। सरफेस को गीला रखने की, बच्चे को गीला रखने की वजह से जो हीट लॉस हो रहा है वो कौन से मेथड से हो रहा है? आंसर है इवेपोरेशन। अरे हाँ या ना? वेरी गुड। उसके बाद जब ठंडी हवा आ रही है और ठंडी हवा टकरा कर जा रही है तो ये जो हीट, जो हवा लेके जा रही है, ये कौन सी मेथड का हीट लॉस है? आंसर है कंडक्शन। ये जो टकरा कर जा रही है ये है, ये जो टकरा कर जा रही है ये है एयर, हवा। जब बच्चे से हवा टकरा कर जाए, या तो हीट ले जाए या हीट दे जाए, इस मेथड को कहते हैं कन्वेक्शन। क्या कहते हैं? कन्वेक्शन हीट लॉस। समझ में आया भाई? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कन्वेक्शन हीट लॉस। और एक है लास्ट एंड फोर्थ वन इज रेडिएशन। इसमें कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है। ये जो हीट लॉस है वो मोस्ट कॉमन हीट लॉस, सबसे ज्यादा होने वाली हीट लॉस कौन से मेथड से होती है? आंसर इज रेडिएशन।
कौन सा है? आंसर इज सबसे ज्यादा हीट लॉस किससे होती है? आंसर मैक्सिमम हीट लॉस इज अकर बाय रेडिएशन। ये आप सब पढ़ चुके हो फंडामेंटल में, मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है, आपको आता भी है तो, बिकॉज यहाँ पढ़ाया है, फंडामेंटल में देखा है। ठीक है बच्चे, तो ये सब जो चीजें हैं ये 4 तरीके से हीट ले भी सकते हैं और 4 तरीके से हीट दे भी सकते हैं। तो हीट लेने और देने के यही तरीके हैं। सबसे पहला कंडक्शन, इवेपोरेशन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। आई होप सो समझ में आ रहा होगा। कैसे हीट लॉस हो रहा है वो मैंने समझा दिया, कैसे बचा सकता हूँ हीट लॉस से वो मैं आगे समझा रहा हूँ। तो बच्चे ये जो चीजें हैं आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना। इस टेबल को, जो टेबल मैंने आपके सामने बनाई है, और ये टेबल आपको ये बताएगी कि आप कैसे कौन सी हीट लॉस से बचा सकते हैं। क्लियर? तो कौन सी हीट लॉस से, कौन सा हीट लॉस से, कौन सा मेथड से किस प्रकार बचा सकते हैं वो सब इस टेबल में आपको दिखाया गया है। तो इन दैट कंडीशन सबसे पहला है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में मैंने शर्त लिखी थी कि बच्चा क्या होना चाहिए? वेट। बच्चा वेट होना चाहिए, और वेट बच्चा जब होगा तो हीट लॉस का मेथड कौन सा होगा? आंसर है इवेपोरेशन। मेथड कैसा होगा? इवेपोरेशन। और उससे बच्चे को कैसे बचा सकते हैं? इमीडिएट आफ्टर बर्थ ड्राई, पैदा होते ही बच्चे को ड्राई करो। क्लियर है? बच्चे को पैदा होते ही सुखाने से कौन सा हीट लॉस नहीं होता है? आंसर इज इवेपोरेशन नहीं होता है। समझ आया? वेरी गुड। क्लियर बच्चे? इतना पॉइंट बहुत बढ़िया। तो इन दैट कंडीशन अगला मेथड है कंडक्शन। कौन सा है? कंडक्शन। कंडक्शन से हीट लॉस कैसे होगा? अगर बच्चा किसी कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आएगा, अगर बच्चा किसी ऐसे सरफेस से टकराएगा जो ठंडा है, तो बच्चा उसे सरफेस को हीट देगा, और जब बच्चा उसे हीट देगा तो बच्चे में हीट लॉस होगा। क्लियर है? तो कंडक्शन तभी हो सकता है जब बच्चा कोल्ड सरफेस के डायरेक्ट कांटेक्ट में, जैसे वेट मशीन के कांटेक्ट में आना। कैसे बचा सकते हो? पुट द बेबी ऑन मदर एब्डमन। माँ बच्चे को माँ के एब्डमन पे रखना कौन सा हीट लॉस बचाएगा? कंडक्शन। और बच्चे को वार्म सरफेस पे रखना क्या बचाएगा? कंडक्शन। कभी भी बच्चे को ठंडी सरफेस पर मत रखना। हमेशा बच्चे को आप कहाँ रखना? वार्म सरफेस पे रखना। और जब वार्म सरफेस पे रखोगे उसका मतलब है कि बच्चे को कंडक्शन से हीट लॉस नहीं होगा। क्लियर बच्चे? तो इन दैट कंडीशन अगला है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में कोल्ड ड्रॉट, ड्रॉट का मतलब होता है झोंका। झोंका समझते हो? हवा का झोंका, वो सही। तो अगर ठंडी हवा का झोंका, समीर, ठंडी हवा का झोंका आपसे टकराएगा तो आपकी हीट ले जाएगा, और जब आपसे हीट ले जाएगा तो आपको ठंड लगेगी, और जब आपको ठंड लगेगी तो आपको हाइपोथर्मिया होगा। इसलिए जब आपकी बॉडी से ठंडी हवा टकराती है तो कौन से मेथड से हीट लॉस होता है? आंसर है कन्वेक्शन। तो और ये जो कन्वेक्शन है, उस कन्वेक्शन से बचाने के लिए आपको जो हवा है उसे गर्म रखना है, और डिलीवरी रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री या उससे ज्यादा रखना है। समझ आ रहा है बच्चे? तो 25 डिग्री या उससे ज्यादा रखना है। क्या? 25 डिग्री या उससे ज्यादा रखना है डिलीवरी रूम का टेम्परेचर। ठंडी हवा का एटमॉस्फेयर मत रखना, नहीं तो कन्वेक्शन से हीट लॉस हो जाएगा। तो कन्वेक्शन से हीट लॉस बचाने के लिए क्या करना है? ठंडी हवा को गर्म करना है, यानी हवा गर्म रखना है, और उस रूम का टेम्परेचर कम से कम 25 डिग्री या उससे ज्यादा होना चाहिए। क्लियर बच्चे? तो इन दैट अगला है रेडिएशन। अगर बच्चे के आसपास कोई भी सरफेस ठंडी है, कोई सरफेस, चाहे मेटल सरफेस हो चाहे दीवार हो, अगर बच्चे के आसपास कोई भी सरफेस ठंडी है तो बच्चा उस सरफेस को हीट देता है। कौन से मेथड से? रेडिएशन। मैंने आसपास का है, कांटेक्ट में नहीं कहा। कांटेक्ट में बोलता तो कंडक्शन होगा।
बच्चा जहां लेटा है, सपोज करो ये चाइल्ड है, तो ये जो सरफेस है, ये सरफेस ठंडी है, तो बच्चा इसे हीट देगा। कौन से मेथड से? रेडिएशन मेथड से। तो आपने कहा हम इससे कैसे बचा सकते हैं? कीप द रूम वार्म। उस रूम में जहां बच्चा है वहां कोई भी सरफेस ठंडी नहीं होनी चाहिए, ना दीवार ठंडी होनी चाहिए, ना कोई आसपास मेटल रखी है वो ठंडी होनी चाहिए, सारी चीजें गर्म रहनी चाहिए। दैट इज द मेन थिंग फॉर द कंडीशन ऑफ विच वन इज नाम है रेडिएशन हीट लॉस। तो टोटल मैंने आपको जितने भी बताए हैं, किसी बुक में 24 है सर जी, क्या है 24 महेंद्र मीना? क्लियर बच्चे? तो ये जो कंडीशन है ये आपको समझ लेना है कि रेडिएशन से जो हीट लॉस बचाना है वो कीप द वार्म, कीप द रूम वार्म। बच्चे के जिस रूम में रख रहे हो उस रूम के टेम्परेचर को गर्म रखना होता है। क्लियर? ये 4 तरीके थे हीट लॉस के। कैसे होता है मैंने वो बताया, कैसे मैं रोक सकता हूं मैंने ये बताया। अभी भी आपको समझ आ गया होगा। वेल एंड गुड नहीं आया तो अगला पंचवर्षीय योजना में शामिल होना है आपको। ठीक है बच्चे? तो इन दैट कंडीशन ये मेथड है हीट लॉस के, ये तरीका है हीट लॉस का, और ये बचाव है हीट लॉस का। ठीक है बच्चे? सो इन दैट कंडीशन आपने कहा ये सब जो चीजें हैं आपको याद रखनी है। क्लियर? ये है हीट के बारे में। आपने कहा जर्नल प्रिंसिपल टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर ऑफ न्यूबॉर्न। Journal principle to maintain the body temperature of newborn, keep the baby clothed or recovered as much as possible। कैसे बच्चे के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं वो आप जरा ध्यान रखना कि अगर कीप द बेबी क्लॉथ और कवर्ड एज मच एज पॉसिबल ऑल द टाइम, बच्चे को अच्छे कपड़ों से कवर रखना इंक्लूडिंग ड्यूरिंग प्रोसीजर के टाइम पे भी आप इस बच्चे को कवर रखना, और कवर नहीं रख सकते तो प्रोसीजर को रेडिएंट वार्मर में करना। बच्चे को रेडिएंट वार्मर में रखकर आप क्या करना? प्रोसीजर करना जिससे हीट लॉस ना हो। क्लॉथ द बेबी एंड कवर द हेड। मैंने सबसे पहले बताया था कुछ कवर हो ना हो, हेड कवर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मोस्ट कॉमन साइट ऑफ हीट लॉस हेड होता है। बच्चे के कौन से बॉडी पार्ट से सबसे ज्यादा हीट लॉस होता है? आंसर है हेड से। इसलिए हेड को कवर करना बहुत ज्यादा कंपलसरी होता है। क्लियर बच्चे? Wrap the baby in soft dry cloth cover with blanket। बच्चे को हमेशा ड्राई कपड़े में, गर्म कपड़े में ही लपेटना। अगर आप ठंडे कपड़े में लपेटोगे तो हीट लॉस हो जाएगा। तो ये कुछ जर्नल प्रिंसिपल है जो आपको याद रखने हैं। तो मैंने कहा ठीक है, ऐसे तो जितना बच्चे को कवर रख सको अच्छा है। बच्चे को प्रोसीजर के टाइम पर भी हीट की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। नहीं कर पा रहे हो तो रेडिएंट वार्मर में रखकर प्रोसीजर करना चाहिए। हेड को कवर करना सबसे ज्यादा कंपलसरी है, कैप लगाना है, और बच्चे को किसी भी सूखे कपड़े में लपेटकर रखना होता है। अरे हाँ ना बच्चे? नेक्स्ट कंडीशन, अनकवर ओनली पार्ट द बॉडी दैट नीड टू ऑब्जर्वेशन ऑफ ट्रीटमेंट। मैंने पहले ही कहा था जिस पार्ट को देख रहे हो या जिस पार्ट की ट्रीटमेंट में आवश्यकता है सिर्फ उसी पार्ट को अनकवर्ड रखना, बाकी सारे पार्ट को कवर करके रखना। ऐसा नहीं पूरी बॉडी खोल दो एक आईएम लगाने के लिए, और पूरी बॉडी खोलने के बाद आईएम की सिरिंज में आप है ना मेडिसिन भर रहे हो, तब तक बच्चा निबट जाएगा। इसलिए बच्चे को उतना ही पार्ट एक्सपोज करना जितना कि मुझे प्रोसीजर के लिए आवश्यक है। समझ आ रहा है बच्चे? देन केयर फॉर ए सिक और स्मॉल बेबी इन वार्म रूम नॉट लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस। मैंने पहले कहा था कि बच्चे को गर्म एटमॉस्फेयर में रखना, ठंडी हवा का झोंका नहीं चाहिए, और रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए। डू नॉट प्लेस बच्चे को किसी कोल्ड सरफेस के पास भी मत रखना। पास मत रखना, नहीं तो क्या हो जाएगा? रेडिएशन से हीट लॉस। विंडो के पास भी मत रखना। ठीक है बच्चे? तो इसलिए बेटर है बच्चों को रखना रेडिएंट वार्मर या इनक्यूबेटर। बच्चे को कहाँ रखना है? रेडिएंट वार्मर या इनक्यूबेटर में रखा जाता है। जिन्होंने इसको देखा है बहुत खुशी की बात है, इन दो को जिन्होंने नहीं देखा है उसको अब देख लेते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है दैट इज इनक्यूबेटर।
ये है इनक्यूबेटर, ये जिसमें बच्चे को गर्म करने के लिए रखा गया है, ये इनक्यूबेटर है। ठीक है बच्चे, इनक्यूबेटर के बाद आपको ये जो दिखाई दे रहा है दैट इज द रेडिएंट वार्मर। रेडिएंट वार्मर में हीट कैसे मिलती है? आंसर रेडिएशन। इनक्यूबेटर में हीट कैसे मिलती है? आंसर कन्वेक्शन। चलिए बच्चे, तो ये जो चीज है आपको समझ में आना चाहिए कि कौन से मेथड से किस में हीट लॉस मिलती है। तो कन्वेक्शन से मिलती है इनक्यूबेटर में और रेडिएशन से मिलती है रेडिएंट वार्मर में। चलिए बच्चे, तो इन दैट कंडीशन आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये दोनों जो डिवाइस हैं इट हेल्प टू प्रिवेंट द हाइपोथर्मिया। ये बच्चे में हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट करती हैं। समझ आ रहा है बच्चे? गुड। सो इन दैट कंडीशन अभी मैं हाइपोथर्मिया से बचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो नेक्स्ट कंडीशन इज डू नॉट प्लेस बेबी डायरेक्टली ऑन द कोल्ड सरफेस। मैं पहले कह चुका हूं बच्चे को कोल्ड सरफेस पे डायरेक्टली मत रखना, नहीं तो कौन सा हीट लॉस हो जाएगा? आंसर इज कंडक्शन। कौन सा हीट लॉस हो जाएगा? कंडक्शन। देन आप अगर बच्चे को टच करना चाहते हो, आप अपने हाथों को पहले गर्म कर लेना। अगर ठंडे हाथ बच्चे से लगाओगे तो टेम्परेचर का लॉस होगा, हीट का लॉस होगा। कौन से मेथड से? आंसर कंडक्शन। हाथ गर्म करने का तरीका ये नहीं है कि हाथों को आग में दे दो, हाथ गर्म करते हैं रबिंग के द्वारा। ऐसे करके आप हाथों को गर्म कर सकते हो, दैट इज नॉर्मल। समझ में आ रहा है बच्चे? सो इन दैट कंडीशन ये जो चीजें हैं आपको समझ में रखनी है। कभी ना तो ठंडी सरफेस के पास रखना है, ना ठंडी सरफेस के ऊपर रखना है। ठंडी सरफेस के पास रखोगे तो रेडिएशन हो जाएगा, ठंडी सरफेस के ऊपर रखोगे तो कंडक्शन हो जाएगा। बहुत आसान सी चीज है। ठीक है बच्चे? गुड। कीप द बेबी वार्म ड्यूरिंग ट्रांसफर। अगर बच्चे को एक वार्ड से दूसरे वार्ड में ट्रांसफर करना है, या बच्चे को वार्ड से लैब में ले जाना है, या बच्चे को हॉस्पिटल से घर ले जाना है, कहीं भी क्या करना पड़ रहा हो, आपको बच्चे का ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ रहा हो, ये आपकी जिम्मेदारी है कि ट्रांसपोर्टेशन के समय बच्चा गर्म रहना चाहिए। चाइल्ड शुड बी वार्म। ऐसा ना हो ट्रांसपोर्टेशन के समय ही निबट जाए, क्योंकि पता नहीं चलता हाइपोथर्मिया साइलेंट किलर होता है, बहुत जल्दी बच्चों को ये नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए इन दैट कंडीशन रबिंग इज नॉट डन इन्फेंट। इन्फेंट में रबिंग कौन कर रहा है? ऑन पर्सन। ये तो अपने हाथ को रबिंग करने को बोला था, बच्चे को रगड़ेगा क्या तू भाई? So in that condition we known as the transportation of warm। तो बच्चे को ट्रांसपोर्टेशन भी करना है तो वार्म करना बड़ा जरूरी है, और बेटर है कि आप उसे कैसे ले जाओ? स्किन टू स्किन कांटेक्ट, यानी कल भी बताया था फिर बता रहा हूं, कंगारू मदर केयर। कंगारू मदर केयर यानी इस तरीके से आप लेके जाओगे, ट्रांसपोर्ट करोगे तो बच्चे को टेम्परेचर लॉस होने का चांस बहुत कम हो जाएगा या मिनिमम हो जाएगा। आई होप सो इतना समझ में आपको आ रहा होगा। ठीक है बच्चे? तो इन दैट कंडीशन आपने कहा कंगारू मदर केयर, मैंने पहले ही आपको बताया था, ये जो आपको दिख रहा है दैट इज द कंगारू मदर केयर। ये मैंने कहा था हेड कवर होना जरूर, कल भी बताया था मैंने। तो हेड पर कैप पहना रखा है बच्चे को, ये कंगारू बैग कहते हैं इसे, कंगारू बैग। इसमें बच्चे को रख सकते हैं और ऐसे ही बच्चे को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अब माँ ऐसी तो नहीं जाएगी, ऐसे माँ जा सकती है ट्रांसपोर्ट करते समय, नहीं तो रास्ते में सब माँ को भी देखेंगे ऐसे जाएगी तो द बेटर शुड बी, मदर शुड ऑलवेज बी प्रॉपर क्लॉथ्ड, और बच्चे को कवर करके ले जाना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के टाइम। समझ आ रहा है बच्चे? तो इन दैट कंडीशन आपने कहा हम बच्चे को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान में रखना है कि बच्चे को टेम्परेचर लॉस ना हो जाए। बी मीना, हाइपरटेंशन भी साइलेंट किलर है माई सर जी। हाँ बेटा बी मीना जी बिल्कुल है, तुम्हारे अंदर हाइपरटेंशन है, एडल्ट के अंदर हाइपरटेंशन है और बच्चों के अंदर हाइपोथर्मिया है। ठीक है बच्चे?
इन दैट कंडीशन आपने कहा कि ये सब चीजें हम जो कर रहे हैं वो मेरी पहली प्रायोरिटी थी, मेरी पहला प्रायोरिटी है कि मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ सबसे पहले मेंटेनेंस बॉडी टेम्परेचर, मैं बॉडी टेम्परेचर को मेंटेनेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। बात समझ में आई बच्चे? तो इन दैट कंडीशन नेक्स्ट वन, ओके, एंश्योर वार्मथ ड्यूरिंग प्रोसीजर, बच्चे को प्रोसीजर के समय भी आपको गर्म रखना है। और एक बात सुन लो, प्रोसीजर अच्छा है कि आप बच्चे को रेडिएंट वार्मर में रखकर प्रोसीजर, क्लियर बच्चे? तो इन दैट कंडीशन जो रेडिएंट वार्मर है इसे ओपन केयर सिस्टम क्या कहते हैं इसको? ओपन केयर सिस्टम, खुला हुआ रहता है, तो आप इसमें बच्चे को रखकर प्रोसीजर आराम से कर सकते हो, कोई रुकावट वाली बात नहीं आएगी। चेंज नैपकिन, ऐसा मत करना कि बच्चा रात भर गीले नैपकिन में रहे, और बच्चा रात भर गीले नैपकिन में रहेगा तो उसको हाइपोथर्मिया या टेम्परेचर कम हो जाएगा, टेम्परेचर उसका गिर जाएगा। इफ एनीथिंग वेट इज अप्लाइड टू स्किन, इफ एनीथिंग वेट अप्लाइड टू स्किन, मॉइस्चर गॉज, एंश्योर द बेबी इज वार्म। अगर बच्चा कोई भी गीली सरफेस से बच्चा टच हो रहा है, एंश्योर द बेबी इज वार्म, बच्चे को गर्म रखना है। अवॉइड बाथिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्वेश्चन आता है, फिर बता देता हूँ। सब कुछ नॉर्मल फाइंडिंग हो, नॉर्मल फाइंडिंग हो, सब कुछ वेट टेम्परेचर सब कुछ नॉर्मल हो, आफ्टर 24 आवर यू कैन गिव बाथ, बच्चे को नहला सकते। और अगर टेम्परेचर स्टेबल नहीं है तो जब तक नहीं मिलाएंगे जब तक कि बच्चे का टेम्परेचर स्टेबल ना हो जाए, चाहे 6 दिन लग जाए, चाहे 7 दिन लग जाए, बारात में नहीं जाना उसको, वो आराम से रह सकता है। तो जब तक कि बच्चे का टेम्परेचर स्टेबल ना हो, वेट नॉर्मल ना हो, हम बच्चे को नहीं नहलाते, हम वेट कर लेते हैं। अगर सब कुछ नॉर्मल है तो फिर आप बच्चे को 24 घंटे बाद नहला सकते हो, सेकेंड डे ऑफ लाइफ, पहले दिन के बाद। बात समझ में आ रही है बच्चे? तो इन दैट कंडीशन यू शुड बी रिमेंबर व्हाट आई एम सेइंग कि टेम्परेचर रेगुलेट करने के मैं बहुत सारे तरीके बता रहा हूं, क्योंकि हाइपोथर्मिया बहुत जल्दी बच्चों को मार देता है, इसलिए आपको समझ में आना जरूरी है। अब बार बार हाइपोथर्मिया है तो कोई पूछे नॉर्मल कितना होता है? 35.5 से 36.5 डिग्री सेल्सियस, दैट इज नॉर्मल टेम्परेचर। अब इससे कम लेस देन 35 पॉइंट, एक एरिया मिलेंगे ओके सॉरी, दैट इज नॉट द आंसर। तो एक्चुअल में जो आंसर है वो कितना होना चाहिए बच्चे? रेंज क्या है टेम्परेचर की? तो 36.5 से 37.5 डिग्री सेल्सियस, ये नॉर्मल रेंज है, ठीक है बच्चे। अब लेस देन 36.5 डिग्री सेल्सियस, दैट इज गोज टू द हाइपोथर्मिया। और अगर सीवियर है लेस देन 32 डिग्री सेल्सियस, दैट इज सीवियर हाइपोथर्मिया। क्लियर बच्चे? तो ये जो चीजें हैं ये आपको याद रखनी है, क्लियर है? तो इन दैट कंडीशन यू शुड बी मेमोराइज कितना होता है टेम्परेचर, कितना होता है टेम्परेचर, ठीक है बच्चे? ये महीने पे रहेंगे, हमें किसी तारीख इस बात की। हाँ, ये महीना रहेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ की चीज, यहाँ का माहौल है ना, बहुत मेहनत करता है, इसी के लिए रहेंगे 2-4 दिन में नहीं रहेंगे। लगेगा सब, कौन बाहर जाता है बार-बार, क्यों नहीं सभी अंदर ही पड़े रहते हैं। यहाँ पे बस ये यहाँ पे अगर बगल में जैसा इसमें साइलेंट जोन है ना, साइलेंट जोन ये वाला बोल, ये साइलेंट जोन है, ये जहाँ पे ये माहौल देखा कि कितना साइलेंट है, कब जाओ ये बस ये देखो बड़ा साइलेंट जोन होता है। अगला हमें, मैं आधी बात बता चुके हैं, फिर मैं बता देता हूँ। ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में हमने कल ही बात की थी, आज ही बात की है। ब्रेस्ट फीडिंग इज वेरी नेसेसरी फॉर द चाइल्ड।
पहले 6 महीने के लिए तो माँ का दूध ही सर्वोत्तम आहार होता है, आप भी जानते हो। बच्चे की सारी जरूरतें पूरी करता है जो मदर मिल्क होता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग अच्छी है, ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से होना चाहिए जिससे कि बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर हो सके। क्लियर है? अगर नॉर्मल लेबर से पैदा हुआ है, अभी बताया था विद इन 30 मिनट स्टार्ट कर देनी चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग। क्लियर बताया? और उसके बाद दैट ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में अब एक वर्ड है लैचमेंट और अटैचमेंट। आपसे एग्जाम में पूछे कि सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट क्या है, विच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग? आंसर इज लैचमेंट। जब तक बच्चा जुड़ेगा नहीं ब्रेस्ट से तब तक अच्छी फीडिंग नहीं कर सकता। तो अच्छी फीडिंग करने के लिए बच्चे का ब्रेस्ट से जुड़ना बहुत जरूरी है। तो कोई पूछे आपसे सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग के लिए एक बच्चे को कितना, सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, तो सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट चीज होती है लैचमेंट अर्थात अटैचमेंट। कल भी मैंने आपको अटैचमेंट के 4 साइन बताए थे जो मैंने आपको कल डिस्कस भी किया था नाइट में। चलो एक बार वापस से देख लेते हैं कि बच्चे का जो करेक्ट लैचमेंट है या अटैचमेंट है वो क्या होना चाहिए। ठीक है बच्चे, देखो ये जो चिन है ये टच होनी चाहिए, ये माँ का ब्रेस्ट है और ये बच्चे की खोपड़ी है। ठीक है, तो ये जो चिन है, ये चिन जो है वो बच्चे की टच होनी चाहिए माँ की ब्रेस्ट। पहला तो ये हो, चिन इज ऑन योर ब्रेस्ट द बॉटम ऑफ एरियोला रिंग। एरियोला रिंग के नीचे बच्चे की चिन टच होनी चाहिए। क्लियर है? जो माउथ है ये वाइडली ओपन होना चाहिए। माउथ जो है वो क्या है, दैट इज द वाइड ओपन होना चाहिए। नाक जो है वो फ्री होनी चाहिए, सांस कैसे लेगा। और जो एरियोला है वो ऊपर दिखाई दे रहा है, ये देखो दिख रहा है एरियोला, और नीचे कोई एरियोला दिखाई नहीं दे रहा। ऊपर एरियोला दिखाई दे रहा है जबकि नीचे एरियोला दिखाई नहीं दे रहा। दैट इज द एरियोला एंड दैट इज नो एरियोला डाउनवर्ड। तो 4 साइन है जो आपको याद रखने हैं, जो मैंने कल भी बताए थे। इन दैट कंडीशन के चिन टच होनी चाहिए, माउथ वाइड ओपन होना चाहिए, लोअर लिप बाहर निकला होना चाहिए और ज्यादा एरियोला ऊपर दिखाई देना चाहिए कंपेयर टू डाउनवर्ड। तो दैट इज द कंडीशन ऑफ, या हम कह सकते हैं साइन ऑफ करेक्ट अटैचमेंट। क्लियर है बच्चे? गुड। तो दैट इज द कंडीशन। सर आपने कहा है कि ना किसी को जवाब मालूम हो तो आंसर दे सकता हूँ। हाँ बिल्कुल दे सकता है राहुल बेटा, आराम से। ठीक है, ओके। अगला है स्किन केयर एंड बेबी बाथ। मैंने आपसे पहले कहा था बेबी बाथ, अभी बताया जब तक नहीं मिलाएंगे जब तक के बच्चे का वेट और टेम्परेचर नॉर्मल नहीं हो जाता। चाहे कितना भी वेट करो, और स्टार्टिंग में जो मिलाना है वो बच्चे को स्टार्टिंग टब बाथ से मत कर देना। टब बाथ इज नॉट बी अलाउ। टब बाथ अलाउ नहीं होती इमीडिएट। ठीक है, आप बच्चे को स्टार्टिंग में नहला रहे हो तो यू कैन टेक स्पंज बाथ। स्टार्टिंग में स्पंज बाथ ले सकते हो। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग में 4 घंटे और 6 घंटे। फास्ट वीडियो इन्फॉर्मेशन 4 घंटे, कैसी बातें कर रहा है तू? घंटे में होती है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। चिमटा कहाँ है क्या बच्चे? चल ठीक है, तो इन दैट कंडीशन आपने कहा टब बाथ हमें अलाउ नहीं है, वी कैन ओनली प्रोवाइड द स्पंज बाथ इन स्टार्टिंग। स्किन केयर, जो भी स्किन में प्रॉब्लम है आपको रब नहीं करना है, वर्निश कैसूसा को छोड़ के रखना है जब तक कि वो अपने आप ना चला जाए। ठीक है बच्चे, तो इन दैट कंडीशन आपने कहा। अगला है केयर ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। अब अम्बिलिकल कॉर्ड की जो केयर है उसमें स्टम में आपको कैसे करना। सबसे पहले तो आप अच्छे से जानते हो अम्बिलिकल कॉर्ड को थोड़ा वेट करना 1 to 3 मिनट। 1 to 3 मिनट में अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैंप करना होता है, ठीक है, एंड देन उसे कट करना होता है। जब तक 15 मेरे को 15 लग रहे थे, मेरे को तो इतना हक नहीं है बोलने का। अर्ली जल्दी मत काट देना। अर्ली अगर क्लैंप कर दिया तो बच्चे को एनीमिया हो जाएगा, और अगर आपने लेट किया है तो बच्चे को जॉन्डिस। ये तो होता है मन में एक बात। दोबारा सुन लो, अगर आपने अम्बिलिकल कॉर्ड को जल्दी क्लैंप करके कोट कर दिया तो फिर इसको एनीमिया होने के चांस है, और अगर आपने लेट कर दिया
और आपने लेट किया तो बच्चे को जॉइंटिस होने के चांस ज्यादा है। आपको दोगे क्लियर बच्चे? तो इन दैट कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि अम्बिलिकल कोड को कब क्लेम करना है और कब इसे कट करना है। आप जब कट करते हो या आप अम्बिलिकल कोड को जो कट करते हैं वो देखो हमने 2 क्लेम्स लगाए। आप एक बता क्लेम ये रहा मेरे को ऐसा लगता First है कि claim- आप पता है बीच में रोटी डालने में दिक्कत होती लगता है मेरे को। और सेकंड क्लेम्प ये रहा अब इधर ही सेव है यार, उधर तो और बीच में से हमने कट किया है अम्बिलिकल। क्लियर है? तो 2 क्लैंप के बीच में से अम्बिलिकल कोड को क्लैंप कर देते हैं, उसके बीच में से काट देते हैं। काटने के बाद अम्बिलिकल कोड को काटने के बाद जो बचता है उसे स्टंप कहते हैं और जो स्टंप है वो 2 to 5 सेंटीमीटर हो सकता है। स्टंप का साइज कितना हो सकता है? 2 to 5 सेंटीमीटर। आपने देखा कि इन दोनों के बीच में जो आप काट रहे हो ये है एक लाइगेशन फर्स्ट और लाइगेशन सेकंड। ये पहले जमाने में धागा है वैसे बांध रखा है और बीच में से हमने कट किया है। दैट इज द राइट मेथड टू कट द अम्बिलिकल कोड। या तो क्लैंप लगाओ और या फिर आप इस बच्चे को आप इसमें लाइगेशन कर सकते हैं एज यू विश। तो स्टंप है वो काटने के बाद कितना बचता है? आंसर 2 to 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे? अब क्वेश्चन मन में ये आता है कि सर अम्बिलिकल कोड को ये अम्बिलिकल कोड की जो हीलिंग प्रोसेस है उसको दिखाया गया है। ये क्या है बच्चे? हीलिंग प्रोसेस। काटने के बाद अम्बिलिकल कोड धीरे धीरे इस प्रकार ठीक होता है जो आपको सामने डायग्राम में दिखता है। आपने कहा सर टोटल कितना समय लगता है अम्बिलिकल कोड को हील होने में या फिर उसको फॉलो होने में? इसको 5 to इसको जो टाइम लगेगा वो कितना टाइम लगेगा बच्चे? दैट इज फॉर द 5 to 10 days। कितना लगेगा? 5 to 10 days। कोई पूछे कि अम्बिलिकल कोड को स्टंप को गिरने में कितना समय लगेगा तो 5 से 10 दिन में अम्बिलिकल कोड टूट कर गिर जाता है। तो आपको याद है। ठीक है? यहाँ सबके अलग आंसर है। सभी ज्ञानी है। मंगला, परमानेंट शिफ्ट करने लग गए मंगेश, कुमार, तुम्हारे ऐसे 7 दिन में नहीं होता बच्चे। नैना धाकर 7 दिन, किराए के। सविता सेन 5-7 दिन, बहुत बढ़िया। मकान मालिक को प्रतिभा 5 से 8 दिन, बहुत बढ़िया। एक नया आंसर और बाद में आके अचानक आए किताब ने राइट करी तो 2-2-2.5 रुपए देगी। सबके अपने अपने आंसर तो बेटा वेरी गुड। सुरेश नया लाया है 9 दिन, एक्सीलेंट। का सिस्टम है उसका भी कुछ पता नहीं, तभी तो शिफ्ट कर रहा हूँ। सो इन दैट कंडीशन वी डिस्कस अबाउट द 5 to 10 days में गिर जाता है अम्बिलिकल कोड। 4 से वो दिल को वो बात है कि सर ये कितने से गिरता है, आंसर किस प्रोसेस से गिरता है, तो आप टिक करना ड्राई गैंग्रीन। 6 हफ्ते में 5 से 5 था 5 हितेश था हितेश 5 ड्राई गैंग्रीन वो तो यानी कि 15 दिन के लिए आया गिरता है। इसे प्रोसेस का नाम दिया है ड्राई गैंग्रीन। और ड्राई गैंग्रीन जो है वो प्रोसेस कहलाता है अम्बिलिकल कोड के गिरने का। कोई पूछे कितने दिन में गिरता है 5 to 10 days लगते हैं और कोई पूछे किस प्रोसेस से गिरता है तो आंसर है ड्राई गैंग्रीन। कौन सा प्रोसेस बच्चे? ड्राई गैंग्रीन। सबसे बड़ी बात है यार किराया 7000 है, बंदे किराया नहीं दे रहे इसको। द नेक्स्ट कंडीशन इज, अगला हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रिवेंशन फ्रॉम इन्फेक्शन यानी क्लीन। हम सबको पता है कि क्लीन, हाइजीन और स्टेरल कंडीशन मेंटेन करना बड़ा जरूरी होता है ड्यूरिंग द लेबर। बच्चे को इनिशियली जो आपने चीजें जो भी केयर दे रहे हो वो सारी स्टेराइल होनी चाहिए। आपने 5 क्लीन तो पढ़े होंगे अभी तक। जो 5 क्लीन्स हैं अभी उसको WHO ने 6 क्लीन्स बना दिया है। जो 6 क्लीन्स हैं वो कौन सी हैं 6 क्लीन्स? तो वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ 6 क्लीन्स कौन सी हैं। सबसे पहले क्लीन हैंड्स। सबसे पहले मैं ये बता रहा हूँ क्या करोगे ऐसा कि बच्चे को इन्फेक्शन ना हो। What we should do that we minimize the chance of infection। हम बच्चे में इन्फेक्शन के चांस को कम कर सके ऐसा हम क्या करेंगे बच्चे? इन दैट कंडीशन क्लीन हैंड होना बड़ा जरूरी है। क्लीन मदर यानी कि जो सरफेस है जहाँ बच्चे को रख रहे हो वो क्लीन डिलीवरी सरफेस। ठीक है?
क्लीन कोड कटिंग, जिससे कोड काट रहे हो वो क्लीन होना चाहिए, क्लीन कोड लाइन टाइम, जिससे बच्चे को बांध रहे हो कोड को वो, और क्लीन दैट इज 6 क्लीन आर प्रेजेंट, दैट द 6 क्लीन आर प्रेजेंट। नेवर यूज एनीथिंग ऑन द अम्बिलिकल कोड, अम्बिलिकल कोड पर कोई भी चीज अप्लाई नहीं करनी जब तक कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब ना करे। यू आर नॉट अलाउड टू टच द ओपनिंग ऑफ अम्बिलिकल कोड सिस्टम, नेवर कवर द अम्बिलिकल कोड सिस्टम विद एनी क्लॉथ, हवा में खुला छोड़ना है, जितना ज्यादा खुला रहेगा उतना जल्दी सूखेगा। कुछ बातें हैं जो आपको समझानी है माता जी, हाथ नहीं लगाना कटे हुए भाग से, कुछ क्रीम पाउडर फेयर एंड लवली कुछ नहीं लगाना बच्चे के अम्बिलिकल कोड सिस्टम से, समझ आ रहा है। अगर कोई भी डिस्चार्ज या पस निकल के बाहर आना है बच्चे को ले आना हॉस्पिटल, समझ में आ रहा है। इसलिए आप इन चीजों के बारे में अच्छे से सबको बता दें, ठीक है बच्चे। किराया तो देंगे, एक्स्ट्रा पैसे मांग रहा हूं। सलमान जो ये 3 से बताएं, 3 से कौन कौन से बताएं बच्चे, तू ही बता दे थोड़ी। तो ये जो लेबर, ये जो बच्चे की केयर है उसमें 6 क्लीन है, 5 क्लीन तो पहले ही थे, तो कम तो होने से रहे, तो 5 की जगह 6 ही होंगे बच्चे, ठीक है। सो इन दैट कंडीशन यू शुड नेवर अप्लाई बीटाडीन, अल्कोहल, स्प्रिट, नथिंग शुड बी अप्लाई ऑन अम्बिलिकल कोड टिल द डॉक्टर, जब तक डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करता है। हाँ या ना बच्चे। तो आपने कहा तो ये 6 क्लीन है, हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम बच्चे में इन्फेक्शन के चांस को कम कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे में इम्यूनिटी पुअर होती है, इसलिए हमें क्लीननेस का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। अगर बच्चे को क्लीन नहीं रखेंगे तो बच्चा फिर इन्फेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि बच्चे हमारे को तो पढ़ना ही पढ़ना है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड सेमेस्टर के पेपर आगे थे, आपने कहा अगला इम्यूनाइजेशन है, इसके बारे में पहले भी बातें हो चुकी है, फिर वही बातें रूटीन केयर में आता है इम्यूनाइजेशन, और इम्यूनाइजेशन में भी फॉलो द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। और इसमें जो बार-बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो एमएमआर का है, मैं मना कर चुका हूं, एमएमआर नहीं है, दैट इज द एमआर एंड दैट इज गिवन ऑन द 9 मंथ। हाँ या ना, पहला डोज 9 मंथ पे लगाते हैं, इसका सेकंड डोज लगता है 12 महीने पर, तो आपको ये याद रखना चाहिए, ठीक है बच्चे। तो ये सोड जो एमआर जो अब है एमएमआर की जगह एमआर लगता है, ठीक है। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में हमने सारी वैक्सीन के बारे में पढ़ा था, कोल्ड चेन के बारे में पढ़ा था, नाइट में हुआ था वो लेक्चर, याद हो आपको, 2-2.5 घंटे चला था, हमने हर बात को बताया था जो भी आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। तो इम्यूनाइजेशन का ख्याल रखना, नर्स को अच्छे से आना चाहिए, और इसके बारे में जितने भी क्वेश्चन है आपको पहले से पता होना चाहिए, ठीक है बच्चे। तो ये और इसके बारे में मैं बता देता हूँ, कोल्ड चेन जरूर पढ़ लेना, एग्जाम में कोल्ड चेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तगड़ी प्रॉब्लम है बच्चे। तब छोड़ा उसने जाके, वरना कौन छोड़ना चाहता है, वो तो जयपुर में ही रह लेता, वहाँ जयपुर वो कंडीशन इज वेट रिकॉर्ड। अभी मैंने बताया था बच्चे का वेट को रिकॉर्ड करना, नहीं वेट का मेजरमेंट करना भी बहुत जरूरी होता है। तो बच्चे के वेट को मेजर करने के तरीके मैंने आपको बताया था, याद करो मेरी लास्ट क्लास जो हुई थी उसमें मैंने बताया था, वेट मशीन एक हार्ड सरफेस पर रखी होनी चाहिए, वेट मशीन के ऊपर कोई कपड़ा लगा होना चाहिए, बच्चे को डायरेक्ट वेट मशीन के ऊपर नहीं रखते, नहीं तो से वेट लॉस हो जाता है। याद है, वेट मशीन को यूज करने से पहले एक बार दबा के चेक करते हैं कि जीरो कैलिबर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। नॉर्मल वेट मैंने अभी बताया है, वेरी लो बर्थ वेट और एक्सट्रीम लो बर्थ वेट सब पता है। तो जो भी आप करने जा रहे हो उसको प्रॉपर रिकॉर्ड कर लेना, और बच्चे के वेट को देखना एज के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। पढ़ने में ठीक है वो क्लियर बच्चे, क्लियर चल रहा है 5 सेमेस्टर, फर्स्ट टाइम क्लियर है, सेकंड टाइम क्लियर है, सेकंड टाइम में तो बैक नहीं आ गई, बढ़िया नैपकिन भी क्लीन स्टार्ट हो गई, थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में एक या दो बैठे हैं। देन ट्रांसपोर्टेशन, मैंने अभी आपको बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन जब कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन आपको कहाँ ध्यान में रखना है। देखो, एक तो करना पड़ता है वार्ड टू वार्ड, 5 सेमेस्टर क्लियर कर लेगा, बड़ी खुशी हुई। एक करना पड़ता है वार्ड टू लैब, फिर आती फिर रिवेल नहीं भरता, फिर लगना पड़ता। एक बार करना पड़ता है हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, रेफर करना पड़ता है, तो कोई दिक्कत नहीं। हमने एक आधा तो निकलेगा कि हमारे साथ में से कम बोलेंगे तो फिर करना पड़ता है कई बार होम टू हॉस्पिटल। इस सारे समय में ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि जब भी बच्चे को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट करते समय
ट्रांसपोर्ट करते समय बच्चे को वार्म रखना जिम्मेदारी है एक नर्स की, और माँ को समझा देना कैसे हॉस्टल में रहता था, करना है। प्रीतम का आज भी हॉस्टल में है। तो वही है प्रीतम जो जयपुर मैं रहने आपको नहीं आया, बता उसका रूम है हॉस्टल में चुका हूँ, पर्सनल। स्किन प्रीतम का मोहित का रूम पार्टनर है हॉस्टल में, जिस हॉस्टल में आप जाके आए। स्किन टू स्किन केयर। क्लियर बच्चे? वो है ही कितनी यार, यहाँ पे इनके साथ रुका गया पढ़ाई करने के लिए। एम वो बोल एम रहा है आर में 15 तारीख को एम हॉस्टल राहुल में 15 कुमार, तारीख को एम सभी स्टैंड फॉर मीजल्स। ठीक है बच्चे? और हॉस्टल खुल गए और हमारी जुगाड़ बैठ गई तो हमारी जिंदगी बन जाएगी। सलमा जो ये सारा क्या डेली का कंफर्म आना करना है जाना बच आपको? जाएगा हमारा। वहीं से पेपर दो काम खत्म, वहीं से पेपर दो काम खत्म। मैं तो भगवान से दुआ कर रहा हूँ सबकी हाइपोथर्मिया गाड़ी कितने बचे, दिन? भगवान 15 तारीख को वाह, हॉस्टल अर्चना खुल गए। कितने दिन मतलब हाइपोथर्मिया? डेली हाइपोथर्मिया क्या मोबाइल का क्रेडिट कार्ड है? मैंने किस दिन की वैलिडिटी से आएगा? कौन देगा? 4 पेपर के 400 रुपये तो ये अलग ही रखने हैं मेरे को। सही टाइम इन दैट कंडीशन आपने कहा वार्ड टू वार्ड, वार्ड टू लैब, जब भी आप ट्रांसफर कर रहे हो वो सब जो है वो क्या है, दैट इज द स्किन टू स्किन कांटेक्ट रखना है जिससे को बच्चे को हाइपोथर्मिया ना हो जाए। ठीक है बच्चे? इन दैट कंडीशन नेक्स्ट वन डिस्चार्ज। बच्चे को डिस्चार्ज करना है। डिस्चार्ज के बाद आप सारी चीज़ समझा देना, घर पर होम केयर कैसे देनी है, होम केयर कैसे देनी है, और बच्चे को फॉलो अप के लिए अगर बुलाना है तो क्या इसका शेड्यूल है। फॉलो अप के बारे में समझा देना, जो भी शेड्यूल है, होम केयर के बारे में समझा देना, जो भी शेड्यूल है, तो वो सब चीजें। बीसीजी कब तक दे सकते हैं प्लीज? आकांक्षा, बीसीजी 1 साल तक दे सकते हैं प्लीज, आंसर बता दिया मैंने। एक और प्लीज। प्रोग्राम नहीं पढ़ाओगे क्या? नहीं, प्रोग्राम नहीं पढ़ाओगे। ठीक है, पर धूल खाने का मतलब ये है ना कि यूज में नहीं आ रहा है एक्स्ट्रा। इन दैट कंडीशन जो होम केयर है उसके बारे में समझा देना है, डिस्चार्ज के बारे में समझा देना है, डिस्चार्ज के बारे में जो भी चीजें हैं सब कुछ आपको एज ए डिस्चार्ज समझा देना है माता जी को जब बच्चा विदा हो रहा हो कहाँ से, हॉस्पिटल से। ठीक है? मम्मी मानती नहीं मेरी। डेंजर साइन, बच्चे में जो डेंजर साइन है वो कौन कौन से होते हैं और किन का हमें ख्याल रखना है स्पेशली। अगर ये डेंजर साइन प्रेजेंट है, अगर ये डेंजर साइन प्रेजेंट है देन डू नॉट डिस्चार्ज। फिर बच्चे को डिस्चार्ज मत कर देना, नहीं तो घर पे निबट जाएगा वो। अगर ये डेंजर साइन प्रेजेंट है, यू शुड नेवर डिस्चार्ज द चाइल्ड इन दिस डेंजर साइन। जेंडर जो भी डेंजर साइन है उसमें बच्चे को डिस्चार्ज मत कर देना। अगर ये डेंजर साइन, जैसे कि ब्लीडिंग फ्रॉम एनी साइड, अगर बच्चे को किसी भी साइड से ब्लीडिंग हो रही है, यू शुड नेवर बी डिस्चार्ज द चाइल्ड इन दैट कंडीशन। बच्चे को जॉन्डिस है विद इन 24 घंटे, जॉन्डिस है तो इसमें डिस्चार्ज नहीं होता, इसमें फोटोथेरेपी या फिर एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन दिया जाता है। क्लियर है? फेलियर टू पास मेकोनियम, बच्चा 24 घंटे हो गए मेकोनियम पास नहीं कर रहा, नॉट डिस्चार्ज हो सकता है। परसिस्टेंट वॉमिटिंग, बच्चा बार बार वॉमिटिंग कर रहा है, इस केस में भी बच्चे को हो सकता है या कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए ये बच्चा डिस्चार्ज नहीं होगा। इन केसेस में हम बच्चे को डिस्चार्ज नहीं करते जब तक कि एमएमआर में मम्स को हटाया है। आकांक्षा, जब तक कि हम कंडीशन ये नहीं देख लेते, ये अगर डेंजर साइन प्रेजेंट है, यू शुड नेवर अलाउ द चाइल्ड। ब्लीडिंग होना, जॉइंटिस होना, मेकोनियम पास नहीं कर रहा, परसिस्टेंट वॉमिटिंग कर रहा है, इस केस में आप बच्चे को डिस्चार्ज नहीं कर सकते। पुअर फीडिंग, दूध ढंग से नहीं पी रहा, नेवर डिस्चार्ज। अनड्यू लेथार्जी, बच्चा पूरे दिन लेथार्जिक रहता है, नेवर डिस्चार्ज। एक्सेसिव क्राइंग, पूरे दिन रोता रहता है, नेवर डिस्चार्ज। ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, बच्चे के मुंह से सलाइवा आ रही है, ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला, नेवर डिस्चार्ज। रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी, सांस लेने में प्रॉब्लम है, साइनस हो रहा है, नेवर डिस्चार्ज। अगर इन्हीं चीजों में डिस्चार्ज करोगे तो एडमिट कब करोगे? इन केस में ये याद रखना है कि आपको डिस्चार्ज नहीं करना है बच्चे। तो जो डिस्चार्ज नहीं करना, वापस से बता रहा हूँ, ब्लीडिंग हो रही हो तो मत करना, जॉन्डिस पैथोलॉजिकल हो तो मत करना, मेकोनियम 24 घंटे हो गए नहीं पास किया तो डिस्चार्ज नहीं होगा, लगातार वॉमिटिंग कर रहा है तो भी डिस्चार्ज नहीं है, फीडिंग पुअर है नो डिस्चार्ज, लेथार्जी और क्राइंग एक्सेस है तो भी नो डिस्चार्ज, ड्रूलिंग हो रही है सलाइवा की नो डिस्चार्ज, साइनोसिस प्रेजेंट है नो डिस्चार्ज। आई होप सो अब तो समझ में आ गया। पहले मेरे को पता ही क्या था नाम, दारू तो मैं जानती नहीं था। देन सडन आपने कहा
सडन राइज और फॉल टेम्परेचर, अगर बच्चे का टेम्परेचर अचानक से बढ़ रहा है या अचानक से कम हो रहा है तो भी आप डिस्चार्ज नहीं करोगे। सीजर आते हैं तो भी अभी डिस्चार्ज नहीं करना। और सुपरफिशियल कंजक्टिविटिस है, पॉस्ट्यूल्स है, अम्बिलिकल कोड में सेप्सिस है, नो डिस्चार्ज। नहीं पता था हमारे को। उस समय डिस्चार्ज नहीं करना। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर डेंजर साइन प्रेजेंट हो तो फिर आप ये डिस्चार्ज मत करना। पर रेट नहीं ना, नाम पता नहीं ना रेट बता दे। तो इन दैट कंडीशन आप सबको ये याद रखना है, नाम बोलते रेफर हैं। करना जैसे डॉक्टर के दाम के नाम बोलते हैं। डिस्चार्ज अलग पार्ट है, रेफर अलग पार्ट है। आपको रेफर करना पड़ सकता है डिस्चार्ज करने और मैंने वो ब्राउन वाले शूज तो बताना किधर लेके डेंजर साइन पूरी तरह रिजॉल्व नहीं हो जाते। सबसे पहले आप रिजॉल्व करो डेंजर साइन को, देन यू शुड गो फॉर द चलिए बच्चों ऊपर डाल दी क्या? तो ये बता के डिजाइन पन्नियों में कौन सी पन्नी में? डूज और डोंट्स, क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये बात आप अच्छे से देख लेना। हाई रिस्क केसेस आइडेंटिफाई। अगर माँ हाई रिस्क है तो ऐसे माँ को आप पहले ही पहचान इंकित कर लो कि ये हाई रिस्क मदर है और इसके बेबी को भी हाई रिस्क है डेथ होने का, तो उनकी लेबर में थोड़ा प्रिकॉशन नॉर्मल से ज़्यादा लिया जाता है। तो सबसे पहले आप हाई रिस्क मदर को पहचान लो कि किस मदर की डिलीवरी हाई रिस्क जोन में जा रही है। क्लियर है? ये सब आपको करना है। कीप द बेबी ड्राई, मैंने पहले ही कहा था बच्चे को हमेशा सूखा रखना है, गीला मत रखना, नहीं तो हाइपोथर्मिया हो जाएगा। किस मेथड से? इवेपोरेशन। किससे हो जाएगा? इवेपोरेशन। रश्मि साउथ टू निकल ले बेटा, ठीक है। देन लुक फॉर नंबर एंड प्लेसमेंट ऑफ अम्बिलिकल वेसल। आपने कहा कि जैसे ही अम्बिलिकल को काट दिया, नर्स को देखना है कि इसमें अम्बिलिकल वेन कितनी है और अम्बिलिकल आर्टरी कितनी। तो 2 अम्बिलिकल आर्टरी, 1 अम्बिलिकल वेन, ये होना चाहिए। क्लियर है? तो इन दैट कंडीशन आपको याद होना चाहिए कि ये कितनी नंबर है और क्या प्लेसमेंट है, ये आपको जरूर देखना है कटे हुए अम्बिलिकल कोड। क्लियर बच्चे? गुड। न्यूनेटल असेसमेंट फॉलो द ऑर्डर ऑफ रेस्पिरेशन, हार्ट रेट एंड कलर। मैंने पहले ही कहा था अगर नॉर्मल आप कर रहे हो असेसमेंट तो पहले क्या चेक करना? रेस्पिरेशन, फिर क्या चेक करना? हार्ट रेट, और फिर क्या चेक करना? कलर। तो सबसे पहले तो बाद में वो इश्यू नहीं है, पर शुरुआत किससे करना? रेस्पिरेशन, नॉर्मल कंडीशन के अंदर। ठीक है बच्चे? छोटी और सेट कराई होगी। देन है छोटी कराई होगी, सेट कराई होगी। इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग एज सून एज पॉसिबल। मैंने बता दिया कि आपको इनिशिएट करनी है ब्रेस्ट फीडिंग एज सून एज पॉसिबल। देखो डायग्राम भी दिखाया था, ये दो दिख रही हैं दोनों अम्बिलिकल आर्टरी दिख रहा है ना ये, और ये जो दिख रहा है दैट इज अम्बिलिकल वेन। तो 2 अम्बिलिकल आर्टरी, 1 अम्बिलिकल वेन होती है। ठीक है बच्चे? गुड। तो आपने कहा एंश्योर असेप्सिस ड्यूरिंग रिसेसिटेशन। आप अगर रिसेसिटेशन करने की जरूरत पड़ रही है तो पूरा प्रोसीजर असेप्सिस मेथड से करना चाहिए, क्योंकि बच्चे को कंडीशन क्या है कि बच्चे को इन्फेक्शन ना हो जाए। तो ये चीजें आपको करनी है और क्या नहीं करना है, डोंट्स क्या नहीं करना है तो देखो। डू नॉट लीव द डोर एंड विंडो ओपन। लेबर रूम का विंडो और दरवाजा खुला मत रखना, नहीं तो हीट लॉस हो जाएगा बच्चे को। कौन से मेथड से? कन्वेक्शन। डू नॉट नेजल सक्शन बिफोर ओरल। नाक का सक्शन हमेशा मुंह के बाद करते हैं, कभी गलती से भी मुंह से पहले नाक का सक्शन मत करते। क्लियर है? ऑलवेज ओरल सक्शन फर्स्ट देन नेजल सक्शन, उल्टा मत कर देना। ठीक है बच्चे? डू नॉट अप्लाई एनीथिंग ऑन कोड। कोड स्टम्प पर कुछ भी अप्लाई मत करना। मैंने अभी बताया था आपको, नथिंग शुड बी अप्लाई ऑन स्टम्प ऑफ अम्बिलिकल कोड। कटे हुए अम्बिलिकल कोड में कुछ भी अप्लाई नहीं करना है। डू, ये आपको अगला है, डू नॉट यूज एम्बू बैग इफ द बेबी सस्पेक्टिंग ऑफ डायफ्रामेटिक हर्निया। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बच्चे को डायफ्रामेटिक हर्निया है, आपको बच्चे के लिए एम्बू बैग यूज नहीं करना है, नहीं तो कंडीशन वर्स हो जाएगी डायफ्रामेटिक हर्निया की। डायफ्रामेटिक हर्निया के टाइम पर आपको एम्बू बैग का यूज नहीं करना। डू नॉट गिव टेक्टाइल स्टिमुलेशन मोर देन ट्वाइस। आप जो बच्चे को रब करते हो वो 2 बार से ज्यादा मत करना। 2 बार मैक्सिमम होता है, 2 बार से ज्यादा हम स्टिमुलेशन टेक्टाइल नहीं देते। इस बात को आप याद रखें।
वी नेवर गिव मोर देन 2 times tactile stimulation. क्लियर है? गुड. डू नॉट वेस्ट एनी टाइम. बच्चे का आप अगर थोड़ी सी भी कंडीशन क्रिटिकल है या नॉर्मल भी है, सारे प्रोसीजर, सारी रूटीन केयर फास्ट होनी चाहिए. टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है. अगर आप टाइम वेस्ट करोगे तो कंडीशन बस से बदतर होती जाएगी, बस से बदतर हो जाएगी. इसलिए आप इस बात का ख्याल रखना कि नर्स को टाइम बहुत मैनेज करना है अच्छे से, टाइम वेस्ट नहीं करना बच्चे का. इसलिए बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. सो दैट इज द डू एंड डोंट. क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. इसी के साथ पूरा हुआ कंप्लीट सिलेबस ऑफ CHO. जो भी सिलेबस मुझे पूरा कराना था, जो मेरे पास था, वो मैं पूरा करा चुका हूँ. मेरा सिलेबस एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो सिलेबस में दे रखा हो और मैंने वो आपको कवर नहीं कराया हो. क्लियर बच्चे? तो इन दैट कंडीशन यहाँ तक पूरा हो चुका है. ठीक है बच्चे? तो अब हम जो नेक्स्ट करा रहे हैं वो नेक्स्ट हम करा रहे हैं आपको MCQ. तो अभी आप एकदम रेडी हो जाओ. सो नाउ वी स्टार्ट द MCQ. क्लियर बच्चे? तो ये जो MCQ हैं ये आपको करना इसलिए जरूरी है कि इससे आपको ये पता चल जाए कि आपका पढ़ा हुआ अभी तक आपको कितना याद है. ठीक है बच्चे? तो MCQ से पहले आप एक बार वापस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना. उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या बच्चे? MCQ. ठीक है बच्चे? तो MCQ गुड. ओके. तो अभी जितना भी थ्योरी थी, थ्योरी एस्पेक्ट हमने सारा कवर कर लिया है. जितना भी थ्योरी एस्पेक्ट था वो सारा कवर हो चुका है. कोई भी पॉइंट आप सिलेबस को मैच कर लो. सारे लेक्चर हो चुके हैं हर टॉपिक पर. इसमें सबसे लंबा चला था RBS के, जिसको पूरा करने में मेरे को 8 से 9 घंटे लगे थे. 3 क्लास के अंदर हुआ था. बाकी सारे मैंने पूरे कराए हैं. यूनिवर्सल हो, IMNCI हो, IMCI हो, उसके बाद एसेंशियल केयर हो, RBS के, ऑल द सिलेबस शुड बी कवर्ड. जैसे कि आपसे मैंने प्रॉमिस किया था, सारा सिलेबस आपको कराया जाएगा और आपका एक सब्जेक्ट का सिलेबस पूरा हो चुका. ठीक है बच्चे? ओके. सो नाउ वी स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. लेट्स सी व्हाट इज द आंसर. पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर आप आंसर. ओके बच्चे, क्वेश्चन बताओ, फटाफट आंसर बताओ. गुड. मॉडरेट हाइपोथर्मिया इन नियोनेट डिफाइंड एज विच कैटेगरी. किस टेम्परेचर की रेंज को मॉडरेट हाइपोथर्मिया कहा जाएगा. आंसर आना स्टार्ट हो चुका है. कृष्णा, सीमा, आशीष, ज्योति, रेनू, संजय, सिया, कमलेश, जीतू, बहुत बढ़िया बेटा. सबके आंसर ऑलमोस्ट सेम आ रहे हैं. कुछ एक दो का अलग है, बाकी सबके आंसर सेम. मिताली, रमेश, वेरी गुड. हर इन बच्चे को आंसर देना है. दैट इज वेरी नेसेसरी, जिससे कि आपको अपनी प्रोग्रेस चेक हो सके कि आपको कितना आता है. यही लेवल है CHO के एग्जाम का, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन बनाए हैं. ठीक है बच्चे? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नॉर्मल. अगर मैं बात कर रहा हूं तो नॉर्मल कितना होता है? 36.5 से 37.5 नॉर्मल. ठीक है बच्चे? फिर 36 से लेके 36.4 तक ये है कोल्ड स्ट्रेस. क्या है? कोल्ड स्ट्रेस. 32 से लेके 35.9 ये है मॉडरेट. और लेस देन 32 ये है सीवियर. चलिए बच्चे, तो आपको आंसर समझ में आ गया होगा. हमें जो आंसर चाहिए था वो इस कैटेगरी में आ रहा है और मेरा आंसर है 32 से 35.9. आंसर डी इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट मॉडरेट हाइपोथर्मिया. मॉडरेट हाइपोथर्मिया का आंसर क्या है? 32 से 35.9. आई होप सो सबको समझ में आ गया होगा. गुड. तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी डिस्कस आफ्टर मॉडरेट हाइपोथर्मिया
नेक्स्ट विल बी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो बच्चे फास्ट। Recommended temperature, room temperature for maintaining warmth of baby। बच्चे के लिए उस रूम का टेम्परेचर कितना रखना है जिस रूम में बच्चे को रखा गया है। आंसर मैं सबको पढ़ा चुका हूँ, सबका आंसर आना चाहिए। ये यही चेक हो रहा है कि आपने क्लास कितनी अटेंशन से ली। क्लियर बच्चे? तो दैट शुड बी बीरबल, सुनील, रामवी, रजत, दीप, निशा, संतोष, ललित, दीपा, गुड। सो दैट इज द सुरेश, मनोज, वेरी गुड। ऑलमोस्ट सबके आंसर सही आ रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताया था और मैंने क्लास में बोला था कि कम से कम 25 डिग्री 25 से 28 डिग्री सेल्सियस हमको उस रूम का टेम्परेचर रखना है जहां बच्चा पैदा हुआ है और यहाँ जहाँ बच्चे की केयर हो रही है। क्लियर बच्चे? और ये मैंने कहा था लेस देन 25 सेल्सियस इज नॉट अलाउड। 25 से कम तो अलाउ ही नहीं होता। क्लियर है? इसलिए 25 तो कम से कम चाहिए। तो 25 से कम नॉट अलाउ, रेंज एट 25 टू 28 डिग्री सेल्सियस। आई होप सो सबको इसका आंसर मिल गया होगा। वेरी गुड। इस क्वेश्चन के बाद ये मैं वैसे ही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपको CHO में मिलने वाले हैं। ठीक है बच्चों? गुड। और आज की क्लास से कम 10 क्वेश्चन आप एग्जाम में देख लेना CHO में 100%। द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन 3, प्रिवेंशन ऑफ हाइपोथर्मिया इन द कम्युनिटी शुड बी फोकस ऑन। कम्युनिटी में हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए आपको क्या क्या चीजें प्रिस्क्राइब करनी है या किन चीजों के लिए माँ को एडवाइस करना है, आप 1 बाय 1 आंसर दे सकते हो। क्लियर बच्चे? प्रिवेंशन ऑफ हाइपोथर्मिया इन द कम्युनिटी। हॉस्पिटल में नहीं, हॉस्पिटल में होता तो फिर मेरे पास रेडिएंट वार्मर भी होता और मेरे पास इनक्यूबेटर भी होता, तो वहां तो मैं इसे गर्म कर सकता था। पर मैं कहाँ पूछ रहा हूँ? हॉस्पिटल में। और मैं कहाँ पूछ रहा हूँ? कम्युनिटी में। और ये सेटिंग कहाँ होती है? हॉस्पिटल के अंदर। इसलिए आपको हॉस्पिटल वाला आंसर नहीं देना, आपको आंसर देना है कम्युनिटी वाला। तो क्या कम्युनिटी में हम क्या कर सकते हैं? कैन वी यूज KMC? बिल्कुल, हम माँ को एडवाइस कर सकते हैं कि यू शुड गो विद KMC। बच्चे को KMC मेंटेन करना आप नहीं दे सकती तो घर का कोई मेंबर दे देगा, तो KMC कम्युनिटी में यूज हो सकती है। क्लियर बच्चे? गुड। कीपिंग द रूम, मैंने अभी बताया था रूम का टेम्परेचर कितना रखना है, 25 से 28 डिग्री। AC के द्वारा आप उस टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हो। गुड। एंश्योर एडुकेट ब्रेस्ट फीडिंग, बिल्कुल ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर होगी तो बच्चे में थर्मोजेनेसिस भी होगा। और अगर बच्चे में थर्मोजेनेसिस होगा तो हीट प्रोडक्शन भी होगा, और हीट प्रोडक्शन होगा तो बच्चे को हाइपोथर्मिया नहीं होगा। तो आप माताजी को ये एडवाइस कर सकते हो कि आप बच्चे को प्रॉपर दूध पिलाना, ब्रेस्ट फीडिंग कराना, जिससे कि बच्चे को किसी प्रकार हाइपोथर्मिया की संभावना ना हो। आंसर इज D, all of the above. The right answer is D. How to prevent hypothermia in community. कम्युनिटी में हाइपोथर्मिया को बचाने के लिए हम क्या क्या एडवाइस कर सकते हैं, वो इसका आंसर है। आई होप सो इतना समझ में आ गया होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन वी डिस्कस, क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत आसान है, पर आप यकीन मानो इतने ही आसान क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और वो भी गलत हो जाते हैं। ये पूछ रहा है विटामिन के इन नियोनेट। आप जब विटामिन के में लगा रहे हो बच्चे को तो रूट तो आपको पता ही है, वो IM जाना होता है। कैसे जाएगा? IM। अब वो ये पूछ रहा है कि वो जो IM है वो कहाँ लगाया जाएगा। सबको पता है इसका आंसर, बाइसेप में नहीं लगाते बच्चे। हमें जो IM इंजेक्शन लगाना है नियोनेट के अंदर, वो हमें IM कहाँ लगाना है? ना तो डेल्टॉइड यूज होता है, ना ट्राइसेप यूज होता है, ना बाइसेप ट्राइसेप तो वैसे भी यूज नहीं होते, डेल्टॉइड यूज होता है। पर इस केस में वी यूज द वेस्टस लैटरलिस
when the patient receive IM इंजेक्शन विटामिन के, वो बच्चे की थाइज में लगाया जाता है, और थाइज में भी कौन सी मसल में लगाते हैं? आंसर है वेस्टर्स लेटरलिस। किस में लगाते हैं? वेस्टर्स लेटरलिस। आई होप सो इतना समझ में आ चुका होगा आपको। वेरी गुड, सबके आंसर आ गए। क्या आंसर है? वेस्टर्स लेटरलिस। क्लियर? गुड। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5, बाय कीपिंग द नर्सरी टेम्परेचर वार्म। नर्सरी टेम्परेचर जैसे NICU का जो टेम्परेचर है, वहां बच्चे उस टेम्परेचर को गर्म रखना और लपेटना, रैपिंग द न्यूनेट इन ब्लैंकेट, कौन सा हीट लॉस बचाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रूम का टेम्परेचर अच्छा रखना और बच्चे को ब्लैंकेट में लपेटना कौन सा हीट लॉस बचाएगा? इसका आंसर दो फास्ट। बहुत पुअर कंडीशन। जो इसका आंसर सी दे रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी पुअर। इस क्वेश्चन का आंसर सी देने वालों, आप पहले पढ़ो तो सही क्या क्या कह रहा है बच्चे। मैंने आपसे जहां कहीं भी वर्ड आया है कि ड्राई, नहीं आया ना, देन व्हाई द आंसर इवेपोरेशन। इसमें सबसे ज्यादा तुमने क्वेश्चन गलत किए हैं। इस क्वेश्चन का सबसे मैक्सिमम गलत आंसर दिया आप लोगों ने। इसका आंसर सी नहीं होगा, क्योंकि ड्राई करने की कोई बात नहीं आ रही। अभी भी टाइम है, राइट आंसर दो। द राइट आंसर इज कन्वेक्शन। क्या आंसर है? कन्वेक्शन। अगर रूम की हवा गर्म होगी तो गर्म हवा टकराएगी, और जब गर्म हवा टकराएगी तो हीट लॉस नहीं होगा। इसलिए रूम में गर्म हवा रखना और बच्चे को ब्लैंकेट में रखना कौन सा हीट लॉस बचाता है? आंसर इज कन्वेक्शन। कौन सा बचाता है बच्चे? कन्वेक्शन। समझ आया कि नहीं आया? अगर ये ड्राई करना होता तो मैं इसको एवेपोरेशन बोलता, और अगर मैं वार्म ब्लैंकेट बोलता तो मैं कंडक्शन बोलता ना। मैंने ब्लैंकेट, मैंने वार्म नहीं, सिर्फ मैंने ब्लैंकेट बोला है, और मैंने ड्राई नहीं बोला। तो आंसर क्या जाएगा? कन्वेक्शन। अब तो समझ में आया सबको? क्या आंसर है? कन्वेक्शन। वेरी गुड। चलो अब तो आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, वेरी गुड। ए मदर ऑफ टर्म neonate asks what is the thick white cheesy coating on the skin। माँ पूछ रही है नर्स से कि मेरे बच्चे के ऊपर जो व्हाइट थिक चीजी कोटिंग है वो क्या है? जो व्हाइट चीजी कोटिंग है वो क्या है? वो माँ पूछ रही है अपने बच्चे किससे? नर्स से। नर्स का क्या जवाब है जिसको सही माना जाए? क्या वो लेनुगो है? क्या वो मीलिया है? रात को चला देता है इधर रख दीजिए। रात को यूज पूरा करेगा, रात को हो जाए। ये क्या मतलब वैसे तो वहाँ जा रहा है रास्ते में, हमने अपने कैश खत्म होगी मेरे को देगी, ATM से नहीं निकाल सकता मादर चोद। निकालना पड़ेगा 20 बार। मजा भी सुन रहे हैं वो। क्या लेके आ जाते हो भाई? एक बार कॉल कर, तो मैं गाँव से बोले
आगे कितने लेके आए यार एक बात वहाँ पर रहते ना आप आई भी करते हैं पता लग जाता है वो बड़े कार है जल्दी नहीं मिलता है तो क्या मेरा इसमें से आया क्या वो नेबस फ्लेमियस है, क्या वो वर्निक्स है? तो आप सबको पता है जो वाइट टी सब्सटेंस होता है उसे वर्निक्स कैसियोसा कहते हैं। तो राइट आंसर इज वर्निक्स कैसियोसा, क्योंकि ना वो लेनुगो है, लेनुगो हेयर होते हैं, ना वो मिलिया है, ना वो बर्थ मार्क है, तो फिर वो क्या हुआ? फिर वो वर्निक्स कैसियोसा हुआ। इसलिए आपको याद रखना है कि वर्निक्स कैसियोसा वाइट होता है, थिक होता है, चीजी कोटिंग होता है। आसान लग रहे हैं क्वेश्चन, पर एग्जाम में आएंगे जरूर। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। सबने आंसर दिया? गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 देखो एक बार आप। When performing nursing care for a neonate after birth, which intervention had highest nursing priority? किस नर्सिंग इंटरवेंशन को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी? दोबारा सुनो, एक नर्स नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर रही है जन्म के बाद बच्चे को। इनमें से ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसको हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जाए? हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जाए। ठीक है बच्चे, तो 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको देनी है? ऑब्टेन ए डेक्स्ट्रोस्ट्रिप। आप इसका यूज कब करते हो? इसका यूज तब होता है जब आपको ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करना होता है। और मुझे अभी ब्लड ग्लूकोज लेवल की इमीडिएट आवश्यकता नहीं पड़ रही, तो मैं पैदा होते ही इस पर ध्यान नहीं दूंगा कि सबसे पहले मैं क्या चेक कर लूं, इसका ब्लड ग्लूकोज लेवल। दैट इज रॉन्ग। गिव इनिशियल बात। इनिशियल बात का तो सवाल ही नहीं उठता, मैं कह चुका हूं 24 घंटे के बाद देते हैं, तो इट शुड नॉट बी योर फर्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो ये कैसे भी आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी नहीं हो सकती। वेरी गुड। गिव विटामिन के इंजेक्शन। विटामिन के इंजेक्शन एट बर्थ बोलते हैं, पर आप इसको डिले कर सकते हो। आप इसको 2 दिन, आप इसको बिफोर डिस्चार्ज कभी भी दे सकते हो। बच्चे को डिस्चार्ज करने से पहले अगले दिन दे सकते हो, उसी दिन शाम को दे सकते हो, कभी भी लगा सकते हो, नॉट ए बिग इश्यू। पर बच्चे के सर को कवर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे का सर कवर नहीं करोगे तो हीट लॉस हो जाएगा, और मैं कह चुका हूं हीट लॉस होगा तो हाइपोथर्मिया हो जाएगा। इसलिए सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी मुझे किसको देनी है? आंसर है नियोनेट के हेड को कवर करना मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। आंसर इज डी। वेरी गुड। ललित, श्वेता, अशोक, इंद्रा, रामनिवास, नरेंद्र, वेरी गुड। दे ऑल आर द राइट आंसर। डी इज राइट आंसर। तो सर पर कवर लगाना बड़ा ही जरूरी है। आया ना बच्चे? वेरी गुड। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखो कि विमेन डिलीवर, बच्चे का वजन कितना है? 3250 ग्राम, और बच्चा है 42 वीक का। विच फिजिकल फाइंडिंग एक्सपेक्ट ड्यूरिंग एग्जामिनेशन? 42 वीक के बाद ये बच्चा पोस्टनेटल, ये बच्चा पोस्टर में, ये जो बच्चा है ये पोस्टर में, और इस बच्चे का आपको कौन सी फाइंडिंग ज्यादा दिखाई देगी? कौन सी फाइंडिंग दिखाई देगी? आप इसका आंसर दो वेरी फास्ट। आपने कहा एबुडेंट। एबुडेंट का मतलब होता है मैक्सिमम, ज्यादा। क्या पोस्टरम बच्चे में लेनुगो ज्यादा होते हैं? बिल्कुल नहीं। लेनुगो तो इसमें क्या होते हैं? मिनिमम। इसलिए पहला वाला आंसर तो गलत है पूरी तरीके से। फर्स्ट आंसर इज रॉन्ग। क्या लिखा है कि मैक्सिमम एबुडेंट जो है वो लेनुगो दे रखे हैं, दैट इज रॉन्ग। जो गलत है, लेनुगो मैक्सिमम नहीं होते, मिनिमम होते हैं। एब्सेंस ऑफ सोल क्रीज, कैसी बात करती है? एब्सेंस सोल क्रीज नहीं, ये तो प्रेजेंट होता है, एब्सेंस होता है प्री टर्म के अंदर। हमारा बच्चा कैसा है? पोस्टर। तो आंसर बी इज ऑल्सो रॉन्ग।
क्लियर है? ब्रेस्ट वर्ड 1 to 5 लेस देन 5 mm तो मैं बता चुका हूँ प्री टर्म का साइन है। तो ये सारे साइन जो हैं all three sign आर इंडिकेशन ऑफ, ये सारे जो साइन है तीनों ये साइन है प्री टर्म के। और हमारा बच्चा कैसा है? पोस्टर लेदरी क्रैक्ड एंड रिंकल्ड स्किन, ये है परफेक्ट आंसर उस बच्चे का जो पोस्टर्म है। पोस्टर्म जो बच्चा होता है उसकी स्किन में रिंकल ज्यादा होते हैं, क्रैक ज्यादा होते हैं और स्किन लेदरी दिखाई देती है। ये सब सी चीजें हैं पोस्टर्म की हैं, इसलिए पोस्टर्म का साइन कौन सा आया? आंसर नंबर डी। और आप सबका सही था, ये भी बड़ा खुशी की बात है कि योर आंसर इज राइट। सो दैट इज द विच वन वुमेन डिलीवर, जो बच्चा है वो कैसा था? पोस्टर्म था और उसका हमने आंसर दिया है 4। क्लियर है सबको? आंसर आ गया बच्चे 4th? गुड। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, सब लोग एमसीक्यू सही आंसर देने की कोशिश करो, ठीक है बच्चे? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, soon after delivery a neonate is admitted to the सेंटर नर्सरी, उसे नर्सरी में एडमिट किया है। द नर्सरी नर्स बिगिंस द इनिशियल असेसमेंट बाय, बहुत गंदी करते हैं। एक बच्चा है उसको इमीडिएट लाए डिलीवरी के बाद हॉस्पिटल, कहाँ पे लाए? एनआईसीयू में लाए हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा प्रायोरिटी नर्स किसको देखने में देगी? अस्कल्टेशन, बाउल साउंड। बाउल साउंड हम 12 से 24 घंटे तक वेट कर सकते हैं, नॉट ए बिग इश्यू। क्लियर बच्चे? डिटरमाइन चेस्ट सरकमफ्रेंस, नॉट इमीडिएट, इसे इमीडिएट करने की जरूरत नहीं होती। इंस्पेक्टिंग पोस्चर, याद आ रहा है? कलर एंड रेस्पिरेटरी एफर्ट, ये चेक करना सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है। तो सबसे ज्यादा आप किसको ध्यान में रखोगे कि बच्चे का पोस्चर चेक हो, बच्चे का कलर चेक हो और बच्चे का रेस्पिरेशन करने का तरीका चेक हो। ये सब चीजें आपको चेक करनी है जैसे ही बच्चा एनआईसीयू में आ जाए। चेकिंग आइडेंटिफिकेशन, बर्थ मार्क। रुको तो रख भी नहीं सकते, रखेंगे कैसे बताओ? इनको तो उस तरफ रखो यार, पीछे वाले पे रखो डंबल हो, पीछे वाले में। यहाँ कुछ और रखने काम आएगा। आप उधर मार दो, कमरे दोबारा मारूंगा, नेट गंदा कर दिया पन्ने में क्या भरा यार? पन्नी में क्या क्या भरा था पीछे? कुछ भी नहीं है, सारी पिन्ने खाली है, लगता देसी। इसको भी पीछे फेंको यार, सामने रख लगा दारू का पागल आदमी। थोड़ा बहुत लग रहा है रसोई अच्छी है, थोड़ा बहुत एहसास हुआ रसोई। हाँ किचन लग रही है बेहतर, यहाँ खाना बनाता खाता। इसे बांट दो इसको पूरा अंदर, इसी से दबा देना अंदर।
साफ सफाई तो बिल्कुल नहीं करता यार, ये बात तो देखनी है। साफ सफाई तो बिल्कुल मतलब नहीं रखता है, कभी नहीं रखता है। कभी भी नहीं रखता। मैंने देखा है ना, मेरे को पता है, मेरे रात के बता रहे। आपको पता आपके साथ रहता पहले? हाँ, मैं ही करता था भाई, मैं ही करता था सफाई। नंदी को ही करता हूँ ऊपर से। हाँ ये कभी सब्जी बनाता है ना, हाँ कितने सफाई करता हूँ, एक बार सब्जी बनाएगा वहाँ चलते हो एक बार में। मैंने मेरा रूम कितना गंदा था वहाँ पर, हाँ लेकिन जब भी आए थे ना वहाँ से, हाँ। वो रूम की हालत ऐसी हो गई थी, बैंड एक जगह हर चीज हर आइटम एक हर जगह मिलता था। जहाँ पर पड़ा रहेगा वहाँ पर मिलेगा, वहाँ पर दूसरी बात। हाँ। लेकिन ये कैसे क्या करते हैं? दो रेस्टोरेंट कैसे हो गए पता है? आपने देखो कितना रेडी कर दिया मामला एकदम मस्त। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत गुड इवनिंग। आप सभी का वेलकम करता हूं आज टेस्ट पेपर में। इसको सेव कर देता हूँ मैं। गाइस